ये इनकम फ्रॉम सैलरी स्पेशल इनकम है कि नॉर्मल इनकम है? आप लोग बताओ, इनकम फ्रॉम सैलरी स्पेशल इनकम है कि नॉर्मल इनकम है? स्पेशल इनकम का मतलब क्या होता है? स्पेशल इनकम का मतलब होता है ऐसा इनकम जिसके लिए इनकम टैक्स एक्ट का कोई भी सेक्शन ने टैक्स रेट को प्रेस्क्राइब करते हैं, वो होता है स्पेशल इनकम। सैलरी इनकम के लिए इनकम टैक्स एक्ट का कोई भी सेक्शन ने टैक्स रेट प्रेस्क्राइब नहीं किया, इसलिए सैलरी इनकम स्पेशल इनकम हो ही नहीं सकते। तो मतलब वो अगर स्पेशल नहीं है तो वो नॉर्मल है ऑब्वियसली। तो नॉर्मल इनकम के ऊपर कौन सा, नॉर्मल इनकम के ऊपर, ये अगर नॉर्मल इनकम है तो नॉर्मल इनकम के ऊपर टैक्स रेट कौन प्रेस्क्राइब करेगा? नॉर्मल इनकम के ऊपर टैक्स रेट प्रेस्क्राइब करेगा फिनांस एक्ट। और फिनांस एक्ट स्लैब रेट भी प्रेस्क्राइब कर सकते हैं, फ्लैट रेट भी प्रेस्क्राइब कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन एसएससी कौन पैसा को कमा रहे हैं, कौन इनकम को कमा रहे हैं। अब बताओ मुझे सैलरी इनकम कौन कमा सकता है? आप बोलोगे सैलरी इनकम केवल इंडिविजुअल कमा सकते हैं, और फिनांस एक्ट ने बता दिया है कि इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीवाई, आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन सबके लिए स्लैब रेट एप्लीकेबल है। तो सैलरी इनकम के ऊपर भी स्लैब रेट एप्लीकेबल होगा। नेक्स्ट आता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। आप लोग बताओ, हाउस प्रॉपर्टी इनकम जो है ये नॉर्मल इनकम है कि स्पेशल इनकम है? अब बताओगे कि सर हाउस प्रॉपर्टी इनकम के ऊपर इनकम टैक्स एक्ट का कोई भी सेक्शन ने रेट को प्रेस्क्राइब नहीं किया है, इसलिए वो स्पेशल है नहीं, और स्पेशल नहीं है मतलब वो नॉर्मल है। और अगर हाउस प्रॉपर्टी नॉर्मल इनकम है तो नॉर्मल इनकम के ऊपर टैक्स रेट कौन प्रेस्क्राइब करेगा? आप बोलोगे सर नॉर्मल इनकम के ऊपर टैक्स रेट प्रेस्क्राइब करेगा फिनांस एक्ट। और फिनांस एक्ट कौन सा रेट को प्रेस्क्राइब करता है? फिनांस एक्ट रेट प्रेस्क्राइब करता है फ्लैट भी, स्लैब भी, डिपेंडिंग अपॉन कौन सा एसएससी का इनकम है। तो बताओ हाउस प्रॉपर्टी कौन सा एसएससी कमा सकते हैं? कोई भी एसएससी। अगर इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीवाई, आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन कमा रहे तो क्या होगा? तो होगा स्लैब रेट। बट अगर कंपनी, फार्म, ये लोग कमा रहे तो क्या होगा? फ्लैट रेट। क्लियर हो गया? नाउ पीजीबीपी इनकम। आप लोग बताओ पीजीबीपी का जो इनकम है वो नॉर्मल है कि स्पेशल है? आप बोलोगे सर पीजीबीपी इनकम के लिए इनकम टैक्स एक्ट का कोई भी सेक्शन ने रेट को प्रेस्क्राइब नहीं किया, इसलिए पीजीबीपी इनकम स्पेशल तो है नहीं, मतलब वो नॉर्मल है। अच्छा, नॉर्मल इनकम है, नॉर्मल इनकम के ऊपर टैक्स रेट कौन प्रेस्क्राइब करेगा? फिनांस एक्ट। और फिनांस एक्ट फ्लैट भी प्रेस्क्राइब कर सकते हैं, स्लैब भी प्रेस्क्राइब कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कौन एसएससी। तो एसएससी के ऊपर डिपेंड करके फ्लैट नहीं तो स्लैब एप्लीकेबल हो जाएगा। आपका माइंड में क्वेश्चन आ रहा है कि सर पीजीबीपी में हमने इनकम देखा था, कितना टाइप का इनकम देखा था पीजीबीपी में? एक तो होता था स्पेकुलेटिव बिजनेस, एक होता था स्पेकुलेटिव बिजनेस, एक होता था स्पेसिफाइड बिजनेस, और एक हो सकता था अदर्स। तो स्पेकुलेटिव बिजनेस बोलो, स्पेसिफाइड बिजनेस बोलो, अदर्स बिजनेस बोलो, किसी के लिए इनकम टैक्स एक्ट का कोई भी सेक्शन ने रेट को प्रेस्क्राइब नहीं किया, इसलिए चाहे स्पेकुलेटिव, चाहे स्पेसिफाइड, चाहे अदर्स, सारा बिजनेस का इनकम नॉर्मल इनकम है, और नॉर्मल इनकम के ऊपर फिनांस एक्ट का रेट प्रेस्क्राइब है। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट आता है कैपिटल गेन। अच्छा, कैपिटल गेन का कैलकुलेशन हम ऊपर में करेंगे, इसको हटा रहे। नाउ डिस्कस करेंगे कैपिटल गेन। कैपिटल गेन में हम दो पार्ट में डिस्कशन को कैरी ऑन करेंगे। एक तो होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, दूसरा आता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अच्छा, पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को ले रहे हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइज हो रहे ऑन ट्रांसफर ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। कौन सा लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट ले रहे एक एक करके? लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट में सबसे पहले ले रहे लिस्टेड शेयर्स, सेकेंड ले रहे लिस्टेड यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, और लास्ट में ले रहे लिस्टेड यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। देखिए, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड एंड बिजनेस ट्रस्ट आपका सिलेबस में डायरेक्टली है नहीं, केवल इनका नाम लिखा हुआ इंस्टीट्यूट का बुक में, इसलिए आपको पढ़ के जाना पड़ेगा इसका टैक्स रेट। ये डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग फाइनल में पढ़ेंगे, तो फाइनल का क्लास में हम लोग इसको डिटेल में स्टडी करेंगे, अभी तो इसका नाम सुन के रखो। नाउ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट ये वाला आपका सिलेबस में डिटेल में है, बट इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड एंड लिस्टेड यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट आपका सिलेबस में डिटेल में है नहीं, केवल नाम। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट लिस्टेड शेयर्स, लिस्टेड यूनिट ऑफ ईओएम,
EOMF और लिस्टेड यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट को ट्रांसफर करके अगर एराइज हो रहे, इनके ऊपर टैक्स रेट को प्रेस्क्राइब कर रहे हैं कौन सा सेक्शन, इन सब के ऊपर टैक्स रेट को प्रेस्क्राइब कर रहे हैं यहां से यहां तक, इनके ऊपर टैक्स रेट को प्रेस्क्राइब कर रहे हैं सेक्शन नंबर 112A। और 112A बता रहे कि अप टू ₹1,00,000, 1,00,000 तक अगर गेन है, 1,00,000 तक कैपिटल गेन कमाया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कमाया, तो टैक्स नील, इनकम एग्जाम नहीं है, टैक्स का रेट नील है, टैक्स नहीं लगेगा। अगर आप एग्जाम बोलोगे इसका मतलब अलग हो जाएगा, एग्जाम का मतलब वो टोटल इनकम में शामिल ही नहीं होगा, इनकम तो टोटल इनकम में शामिल होगा बट टैक्स नहीं लगेगा। टैक्स निकालने के टाइम में 1,00,000 को छोड़ के बाकी के ऊपर टैक्स लगाएंगे। क्लियर? तो अप टू 1,00,000 नील, अबव 1,00,000, अबव ₹1,00,000 10%। तो 1,00,000 के ऊपर 10% रेट पे टैक्स लगेगा। ये नंबर 1 हो गया लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म के लिए नंबर 1 लिख रहे हैं, सेम लिखेंगे, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट में यही सब एसेट को ले रहे बट वो शॉर्ट टर्म नेचर का। नंबर 1 लिस्टेड शेयर्स, नंबर 2 लिस्टेड यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, नंबर 3 लिस्टेड यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। क्लियर है? ये सब ट्रांसफर करके अगर आपको कैपिटल गेन अराइज हो रहे, इनके ऊपर टैक्स लगाएंगे सेक्शन, इन सब को ट्रांसफर करके अगर कैपिटल गेन अराइज हो रहे और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो 111A ने टैक्स रेट लगाएंगे 15% रेट पे। तो यहां रेट है 15, यहां रेट है 10, बट 1,00,000 के ऊपर के लिए 10 है, 1,00,000 तक तो नील है। अच्छा, अदर शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करके, अदर शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करके गेन अराइज हो रहे तो गेन को नॉर्मल इनकम माना जाएगा। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे? तो केवल 111A में जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कवर्ड है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन स्पेशल इनकम है, क्योंकि उसके ऊपर इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन ने रेट को प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। बाकी जो भी शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है वहां से अगर गेन अराइज कर रहे हैं वो गेन नॉर्मल इनकम है और उसके ऊपर इनकम टैक्स एक्ट रेट नहीं प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, उसके ऊपर फिनांस एक्ट ने रेट को प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। क्लियर हो गया? ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में और भी 2 पार्ट आएगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में एक पार्ट हमने डिस्कस कर लिया और 2 पार्ट को डिस्कस करते हैं। इनको पहले हटाते हैं। ये नंबर 1 था, नंबर 2 आ रहे हैं। नंबर 2 में हम लिखेंगे लिस्टेड बॉन्ड डिवेंचर्स, लिस्टेड बॉन्ड और डिवेंचर्स, ये लॉन्ग टर्म नेचर का लिस्टेड बॉन्ड और डिवेंचर्स, लॉन्ग टर्म एसेट, इसको ट्रांसफर करके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइज कर रहे हैं। और ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर टैक्स रेट कितना लगेगा, ये रेट प्रिस्क्राइब कर रहे हैं प्रोवाइसो टू सेक्शन 112। और इसका हिसाब से इसको एनालाइज करके जो रेट पता चलता है वो रेट कितना है, वो रेट है 10%। तो 1 के लिए भी रेट था 10%, 2 के लिए भी रेट है 10%, बट 1 और 2 में फर्क है। 1 में 1,00,000 तक इनकम के ऊपर टैक्स रेट नील है, 1,00,000 के ऊपर के लिए 10% था और इसमें टोटल के ऊपर 10%। क्लियर हो गया? नाउ इसके बाद हम थर्ड को लिखेंगे। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में हम थर्ड लिखेंगे और इसमें आएगा अदर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, अदर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। और अदर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट के ऊपर कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करके
अगर गेन अराइज करते हैं, इस गेन के ऊपर टैक्स रेट को प्रिस्क्राइब कर रहे हैं सेक्शन 112, और 112 का हिसाब से टैक्स रेट होगा 20%। बात समझ में आ रहा है? 112 को एनालाइज करके टैक्स रेट पता चलता है 10%। तो बात क्या निकल के आ रहा है? अगर कैपिटल एसेट लॉन्ग टर्म नेचर का है, कौन सा टाइप का कैपिटल एसेट? लॉन्ग टर्म नेचर का कैपिटल एसेट। लॉन्ग टर्म नेचर का कैपिटल एसेट में कुछ स्पेसिफाइड कैपिटल एसेट को उठाएंगे। लिस्टेड शेयर्स, लिस्टेड यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, लिस्टेड यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। 3 ले रहे, लिस्टेड शेयर्स, लिस्टेड यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, लिस्टेड बिजनेस ट्रस्ट। ये सब लॉन्ग टर्म नेचर का कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करके अगर गेन अराइज कर रहे हैं, इस गेन के ऊपर टैक्स रेट को प्रिस्क्राइब कर रहे हैं 112A, और 112A बता रहे हैं 1 लाख तक इनकम के ऊपर टैक्स रेट नील है, 1 लाख के ऊपर जो भी इनकम है उसके ऊपर 10% टैक्स रेट है। इसका मतलब अगर आप 5 लाख इनकम कमोगे, पूरा 5 लाख आपका टोटल इनकम का पार्ट बनेगा, और जब टैक्स हम कैलकुलेट करेंगे तो 1 लाख को हटा देंगे, बाकी 4 लाख के ऊपर टैक्स रेट कैलकुलेट करेंगे, बट टोटल इनकम में तो 5 लाख ही शामिल होगा। ये बात क्लियर है? अगर लिस्टेड शेयर्स, यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, लिस्टेड शेयर्स, लिस्टेड यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, लिस्टेड बिजनेस ट्रस्ट, ये शॉर्ट टर्म नेचर का है और इसको ट्रांसफर करके गेन अराइज करते हैं, इसके ऊपर टैक्स रेट को प्रिस्क्राइब कर रहे हैं 111A। शॉर्ट टर्म नेचर का लिस्टेड शेयर, लिस्टेड यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, लिस्टेड बिजनेस ट्रस्ट, लिस्टेड यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, इसको ट्रांसफर करके जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अराइज करेगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर टैक्स रेट प्रिस्क्राइब कर रहे हैं 111A, और 111A बता रहे कि 15% रेट पे टैक्स लगेगा। ये भी स्पेशल इनकम है। तो लिस्टेड शेयर्स, लिस्टेड यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, लिस्टेड यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, चाहे वो लॉन्ग टर्म चाहे वो शॉर्ट टर्म, वहां से जो भी गेन अराइज करे ट्रांसफर करके, चाहे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन चाहे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, दोनों ही क्या है? स्पेशल इनकम है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए टैक्स रेट प्रिस्क्राइब कर रहे 111A, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए टैक्स रेट प्रिस्क्राइब कर रहे 111A। क्लियर? ये हो गया लिस्टेड शेयर्स, लिस्टेड यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड एंड लिस्टेड बिजनेस यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट को लेकर बात। नेक्स्ट आ रहे लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। नेक्स्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट उठा रहे लिस्टेड बॉन्ड, लिस्टेड डिबेंचर। लिस्टेड बॉन्ड और लिस्टेड डिबेंचर ऐसा टाइप का कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करके जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइज करते हैं, इसके ऊपर टैक्स रेट को प्रिस्क्राइब करें 112 का प्रोवाइसो, और 112 का सेक्शन 112 का जो प्रोवाइसो बता रहे, उसको एनालाइज करके पता चलता है कि टैक्स का रेट है 10%। बात समझ में आ रहा है? ये डायरेक्टली 10% वहां पे लिखा नहीं, इसको एनालाइज करके हम बता रहे हैं 10%। क्लियर है? कैपिटल गेन चैप्टर में इसको एनालाइज करना होता है, अभी तो टैक्स रेट पढ़ रहे तो इसमें एनालाइज नहीं करेंगे, सीधा 10%। रट्टा मारना जैसा बात है यहाँ पे। कैपिटल गेन में एनालाइज करना होता है कि कैसे 10% निकल के आया है। हम बता रहे हैं 10%, बट वहां पे डायरेक्टली 10% नहीं लिखा है, तो कैसे हम 10% बता रहे हैं, वो एनालाइज तो कैपिटल गेन चैप्टर में करेंगे। अभी तो टैक्स रेट चल रहा है, यहाँ पे एनालाइज करने का सिचुएशन ही है नहीं, तो यहाँ पे हम सीधा बोलेंगे 10%। नेक्स्ट अदर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, उसको ट्रांसफर करके अगर गेन अरेस्ट कर रहे हैं, उसके ऊपर टैक्स रेट कौन बताएगा? 112 बताएगा, और 112 क्या बता रहे हैं? 20%। क्लियर हो गया? और शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट में लिस्टेड शेयर, लिस्टेड यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, लिस्टेड यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, इन 3 को छोड़ के अगर दूसरा कोई भी शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है और उसको ट्रांसफर करके गेन अरेस्ट करें, वो गेन को हम नॉर्मल इनकम मानेंगे और उसके ऊपर फिनांस एक्ट का हिसाब से रेट चलेगा। बात समझ रहे हैं? तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में बेसिकली 5 आ रहे हैं, सॉरी टोटल कैपिटल गेन में 5 आ रहे हैं, 5 इनकम आ रहे हैं। टोटल कैपिटल गेन में 5 इनकम आ रहे हैं। लॉन्ग टर्म के लिए 3 इनकम आ रहे हैं, शॉर्ट टर्म के लिए 2 इनकम आ रहे हैं। टोटल कैपिटल गेन में 5 इनकम आ रहे हैं। लॉन्ग टर्म के लिए 3 इनकम आ रहे हैं, रेट का हिसाब से 5 आ रहे हैं। रेट के अकॉर्डिंग 5 इनकम आ रहे हैं। लॉन्ग टर्म के लिए 3 इनकम आ रहे हैं और शॉर्ट टर्म के लिए 2 इनकम आ रहे हैं। लॉन्ग टर्म के लिए जो 3 इनकम आ रहे हैं वो कौन कौन सा 3 इनकम है? पहला इनकम मैंने बताया कि लिस्टेड यूनिट ऑफ लिस्टेड शेयर्स, लिस्टेड यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, लिस्टेड यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। ये अगर लॉन्ग टर्म नेचर का इसको ट्रांसफर करके गेन अराइज करते हैं तो ये स्पेशल इनकम है। इसके ऊपर टैक्स रेट बता रहे 112A, और ये बता रहे कि 1 लाख तक इनकम के ऊपर टैक्स रेट नील, 1 लाख के ऊपर है तो टैक्स रेट क्या है? टैक्स रेट 10%। क्लियर हो गया? नेक्स्ट लिस्टेड बॉन्ड और लिस्टेड डिबेंचर, ये अगर लॉन्ग टर्म नेचर का इसको ट्रांसफर करके गेन अराइज करते हैं, ये गेन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन स्पेशल इनकम है। इसके ऊपर टैक्स रेट बता रहे प्रोवाइसो टू सेक्शन 112, और प्रोवाइसो टू सेक्शन 112 बता रहे टैक्स का रेट होगा 10%। क्लियर? तो ये 10% का मतलब फ्लैट 10% पूरा गेन के ऊपर। यहाँ पे 1 लाख तक छूट ऐसा बात नहीं है, 1 लाख तक नील है उसके ऊपर, ऐसा नहीं है, पूरा के ऊपर 10% रेट पे टैक्स लगेगा। नेक्स्ट अदर अगर कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होगा उनके ऊपर टैक्स का रेट होगा 20%। ये भी स्पेशल इनकम है, ये बता रहे 112 सेक्शन 112 20%। तो 10, 10, 20 ये 3 रेट आया।
पहले जो 10 आया था वो 1 लाख तक इनकम के ऊपर नील, 1 लाख के ऊपर 10%, और दूसरा जो 10 आ रहे थे वो पूरा के ऊपर 10% टैक्स है, मतलब वहां पे जितना भी गेन है पूरा गेन के ऊपर 10%, और थर्ड में जो 20% आ रहे वो पूरा गेन के ऊपर 20%। बात समझ में आ रहा है। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में बेसिकली दो पार्ट में हमने डिवाइड किया था। अगर लिस्टेड शेयर्स, लिस्टेड यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, लिस्टेड बिजनेस यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, ये सब शॉर्ट टर्म नेचर का एसेट है, इसको ट्रांसफर करके शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एनालाइज कर रहे हैं, तो इसके ऊपर 111A का हिसाब से 15% रेट पे टैक्स लगेगा। ये स्पेशल इनकम है, क्लियर। और बाकी कोई भी शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट उसको ट्रांसफर करके शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एनालाइज करते हैं, इसके ऊपर इनकम टैक्स एक्ट ने कोई रेट प्रेस्क्राइब नहीं किया, इसलिए ये नॉर्मल इनकम है, और इसके ये नॉर्मल इनकम के ऊपर फिनांस एक्ट का हिसाब से टैक्स रेट चलेगा। ये था कैपिटल गेन क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम लोग आएंगे अदर सोर्स, इसको हटा रहे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस का इनकम स्पेशल इनकम है कि नॉर्मल इनकम है? अदर सोर्सेस में कोई एक इनकम तो नहीं आता है, बहुत सारा इनकम आ सकते हैं, तो कौन सा इनकम स्पेशल और कौन सा इनकम नॉर्मल, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए फिर से बेसिक फंडामेंटल में जाना पड़ेगा कि ऐसा कोई इनकम है जिसके लिए इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन ने टैक्स रेट प्रेस्क्राइब कर रहे हैं, वो इनकम को मानेंगे स्पेशल इनकम, और बाकी सब हो जाएगा नॉर्मल इनकम। तो जितना सारा इनकम के ऊपर इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन ने टैक्स रेट को प्रेस्क्राइब कर रहे हैं, वो सब इनकम होगा स्पेशल इनकम, बाकी सारा इनकम को मानेंगे नॉर्मल इनकम। पहले की इनकम को उठा रहे हैं स्पेशल इनकम में। आप सब लोग सेक्शन नंबर 56 टू 1 जानते हो। 56 टू 1 में कौन सा इनकम आता है? 56 टू 1 में सेक्शन 2 क्लॉज 24 सब क्लॉज 2 में जो इनकम रेफर्ड है वो आता है। सेक्शन 2 क्लॉज 24 सब क्लॉज 2 में कौन सा इनकम रेफर्ड है? डिविडेंड इनकम रेफर्ड है। तो डिविडेंड इनकम अदर सोर्सेस हेड में टैक्सेबल हो जाता है 56 टू 1 के थ्रू। तो सेक्शन 56 टू 1 के थ्रू डिविडेंड इनकम अदर सोर्सेस में टैक्सेबल हो जाता है। डिविडेंड इनकम रिसीव फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी भी हो सकते हैं, और रिसीव फ्रॉम फॉरेन कंपनी भी हो सकता है। डोमेस्टिक कंपनी से अगर डिविडेंड मिले तो किसको मिल रहा है वो देखना पड़ेगा। अगर स्पेसिफाइड रेसिडेंट एसएससी को मिल रहा है तो अलग ट्रीटमेंट, अदर्स किसी को मिल रहा है तो अलग ट्रीटमेंट। क्या बात कर रहे हैं? अगर डोमेस्टिक कंपनी से मिलने वाला डिविडेंड स्पेसिफाइड रेसिडेंट एसएससी के हाथ में आ रहे तो 10 लाख तक इनकम एग्जम्प्ट है सेक्शन 10 क्लॉज 34 में, और एक्सेस अमाउंट टैक्सेबल है 56 टू 1 के थ्रू अदर सोर्सेस हेड में, और 10 लाख से जो ऊपर वाला अमाउंट है एक्सेस अमाउंट है वो 56 टू 1 के थ्रू अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाएगा, और उसके लिए इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन ने रेट को प्रेस्क्राइब कर रहे हैं बाई सेक्शन 115 BBDA, और 115 BBDA ने रेट बता रहे 10%। तो स्पेसिफाइड रेसिडेंट एसएससी को अगर डिविडेंड मिले डोमेस्टिक कंपनी से तो 10 लाख तक इनकम सेक्शन 10 क्लॉज 34 में एग्जम्प्ट है, और एक्सेस अमाउंट टैक्सेबल है 56 टू 1 के थ्रू, और उसके लिए टैक्स रेट है 115 BBDA के अनुसार 10%। तो इसलिए डोमेस्टिक कंपनी से मिलने वाला डिविडेंड स्पेसिफाइड रेसिडेंट एसएससी के लिए 10 लाख से एक्सेस अमाउंट स्पेशल इनकम माना जाएगा। बात समझ में आ रहा है? यहाँ पे हम जब बता रहे कि अगर मान लीजिए 15 लाख का डिविडेंड मिला तो 10 लाख तक तो एग्जम्प्ट है, तो केवल 5 लाख अदर सोर्सेज के थ्रू टोटल इनकम में शामिल होगा, और वो 5 लाख के ऊपर हम टैक्स रेट चार्ज करेंगे 10%। बट जब हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन समझा रहे थे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के केस में हमने बताया था कि अगर लिस्टेड शेयर्स, लिस्टेड यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, लिस्टेड यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट ट्रांसफर करके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइज हो रहा है एसएससी के बुक्स में, तो एसएससी के लिए वो फुल्ली टैक्सेबल है। बट जब टैक्स रेट इंपोज करेंगे 1 लाख तक टैक्स रेट नील है, और 1 लाख के एक्सेस अमाउंट जो है उनके ऊपर टैक्स रेट है 10%। तो वहाँ पे हमने एग्जाम नहीं बताया था कि 1 लाख तक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जाम्प्ट है, हमने बताया था कि फुल्ली टैक्सेबल है।
लिस्टेड शेयर, लिस्टेड यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, लिस्टेड यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट ट्रांसफर करके अगर लॉन्ग टर्म गेन गैराइज करेगा तो पूरा के पूरा गेन टैक्सेबल है, मतलब पूरा अमाउंट टोटल इनकम में शामिल होगा। बट टैक्स इंपोज करने के टाइम में हम लोग 1 लाख के ऊपर टैक्स इंपोज नहीं करेंगे, नील रेट है, और 1 लाख से जो एक्सेस अमाउंट है उसके ऊपर हम टैक्स इंपोज करेंगे कितना रेट पे, वहाँ पे था 10% रेट पे। क्लियर है। बट डिविडेंड के केस में हम बोल रहे हैं अगर 15 लाख डिविडेंड मिले तो टोटल इनकम में आएगा ही 5 लाख, 10 लाख आएगा ही नहीं, क्योंकि 10 लाख एग्जम्प्ट है। तो वहाँ पे एग्जम्प्ट वर्ड नहीं था, यहाँ पे एग्जम्प्ट वर्ड है। अच्छा, स्पेसिफाइड रेसिडेंट एसएससी का मतलब कौन है? स्पेसिफाइड रेसिडेंट एसएससी का मतलब होता है एनी एसएससी अदर देन डोमेस्टिक कंपनी। तो डोमेस्टिक कंपनी को हम स्पेसिफाइड एसएससी नहीं मानेंगे। स्पेसिफाइड एसएससी का मतलब पहले समझेंगे, और वो रेसिडेंट भी हो सकते हैं, नॉन रेसिडेंट भी हो सकते हैं। वो अगर रेसिडेंट है तो इधर आएंगे, नॉन रेसिडेंट है तो इधर आएंगे। देखिए, स्पेसिफाइड रेसिडेंट एसएससी के लिए 10% टैक्स रेट है 10 लाख से एक्सेस अमाउंट के ऊपर। बट अदर्स का मतलब कौन है? अदर्स का मतलब स्पेसिफाइड नॉन रेसिडेंट एसएससी भी हो सकते हैं और नॉन स्पेसिफाइड एसएससी भी हो सकते हैं। नॉन स्पेसिफाइड एसएससी मे बी रेसिडेंट, मे बी नॉन रेसिडेंट। और तो अदर्स में बेसिकली आ रहे हैं ब्रॉड कैटेगरी में स्पेसिफाइड नॉन रेसिडेंट एसएससी, नॉन स्पेसिफाइड एसएससी, रेसिडेंट भी, नॉन स्पेसिफाइड एसएससी, नॉन रेसिडेंट भी। क्लियर है नहीं? ठीक है। नाउ स्पेसिफाइड एसएससी का मतलब क्या है? स्पेसिफाइड एसएससी का मतलब एनी एसएससी अदर देन डोमेस्टिक कंपनी, नंबर 1। नंबर 2, फंड, ट्रस्ट, इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटी, अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जो सेक्शन 10 क्लॉज नंबर 23C, सेक्शन 10 क्लॉज नंबर 23C सब क्लॉज 4 नहीं तो 5 नहीं तो 6 नहीं तो 6A में रेफर्ड है। क्या बात कर रहे हैं? स्पेसिफाइड एसएससी का मतलब एनी एसएससी अदर देन डोमेस्टिक कंपनी, नंबर 1। नंबर टू अदर देन फंड, ट्रस्ट, इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटी, अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जो रेफर्ड है 10, 23C, 4, 5, 6, 6A में, इन सबको छोड़ के। और थर्ड में आ रहे ऐसा कोई फंड और ट्रस्ट जो रजिस्टर्ड है 12A नहीं तो 12AA वाला सेक्शन में। फंड और ट्रस्ट जो रजिस्टर्ड है 12A नहीं तो 12AA वाला सेक्शन के थ्रू। डिविडेंड से आने वाला इनकम अदर सोर्सेस का इनकम बनता है, बट देखना पड़ता है कि डिविडेंड कहां से आ रहा है। डिविडेंड अगर डोमेस्टिक कंपनी से आ रहा है तो अलग ट्रीटमेंट, डिविडेंड अगर फॉरेन कंपनी से आ रहा है तो अलग ट्रीटमेंट। आप लोग जानते हो डिविडेंड अगर डोमेस्टिक कंपनी से आ रहे हैं तो किसको आ रहा है वो देखना पड़ेगा। अगर स्पेसिफाइड रेसिडेंट एसएससी को आ रहा है तो 10 लाख तक अमाउंट एग्जेम्प्ट होता है। डोमेस्टिक कंपनी से स्पेसिफाइड रेसिडेंट एसएससी को अगर डिविडेंड आ रहे हैं तो 10 लाख तक अमाउंट एग्जेम्प्ट होता है, और 10 लाख से जो एक्सेस अमाउंट है वो टैक्सेबल होता है। वो टैक्सेबल होता है 56(2)(1 के थ्रू। 56(2)(1 के थ्रू अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाता है, बट उसके लिए टैक्स रेट प्रिस्क्राइब करते हैं इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 115 BBDA, और 10% रेट पे टैक्स बताता है। इसलिए स्पेसिफाइड रेसिडेंट एसएससी को डोमेस्टिक कंपनी से मिलने वाला डिविडेंड 10 लाख से ऊपर वाला अमाउंट, 10 लाख से ऊपर वाला रकम स्पेशल इनकम माना जाएगा। 10 लाख तक तो एग्जाम्प्ट है 1034 में। और अदर्स का मतलब हो गया स्पेसिफाइड नॉन रेसिडेंट एसएससी, नॉन स्पेसिफाइड एसएससी, मे बी रेसिडेंट, मे बी नॉन रेसिडेंट। इन सब के लिए डिविडेंड से आने वाला इनकम फुल्ली एग्जाम्प्ट है 1034 में, सेक्शन 10 क्लॉज 34 में एग्जाम्प्ट है। क्लियर है? स्पेसिफाइड एसएससी का मतलब क्या है? स्पेसिफाइड एसएससी का मतलब एनी एसएससी अदर देन डोमेस्टिक कंपनी। डोमेस्टिक कंपनी को छोड़ दीजिए, वो कभी भी स्पेसिफाइड एसएससी नहीं हो सकता। एनी फंड, ट्रस्ट, इंस्टीट्यूशन, एनी फंड, ट्रस्ट, इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटी और अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। फंड, ट्रस्ट, इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटी, अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो 1023C 4, 5, 6, 6A के थ्रू 6A में रेफर्ड है, उनको भी छोड़ दीजिए, वो लोग भी स्पेसिफाइड एसएससी नहीं है। और नहीं तो ऐसा कोई फंड और ट्रस्ट जो 12A नहीं तो 12AA में रजिस्टर्ड है, ऐसा कोई फंड और ट्रस्ट जो 12A नहीं तो 12AA के थ्रू रजिस्टर्ड है, इसको भी हम स्पेसिफाइड एसएससी नहीं मानेंगे। तो स्पेसिफाइड एसएससी का मतलब हो गया अदर देन डोमेस्टिक कंपनी, अदर देन फंड, ट्रस्ट, इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटी, अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रेफर टू सेक्शन 10, 23C 4, 5, 6, 6A। और नहीं तो फंड और ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर 12A नहीं तो 12AA, ये सब स्पेसिफाइड एसएससी नहीं हो सकता। यहां तक बात क्लियर?
तो अगर डोमेस्टिक कंपनी से डिविडेंड आ रहे हैं तो स्पेसिफाइड रेसिडेंट एसएससी के लिए 10 लाख से ऊपर वाला रकम 56:1 के थ्रू अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाएगा और स्पेशल इनकम माना जाएगा, क्योंकि उसके लिए 115 बीबीडीए रेट बताता है 10%। अच्छा, अगर फॉरेन कंपनी से डिविडेंड मिलता है, फॉरेन कंपनी से किसको डिविडेंड मिल रहा है? फॉरेन कंपनी से अगर डिविडेंड मिल रहा है इंडियन कंपनी को डिविडेंड मिल रहा है स्पेसिफाइड फॉरेन कंपनी से, मतलब ऐसा फॉरेन कंपनी जहां पे इंडियन कंपनी का 26% और उससे ज्यादा का होल्डिंग है, 26% उससे ज्यादा का होल्डिंग है, ऐसा कोई फॉरेन कंपनी से इंडियन कंपनी को अगर 26% से ज्यादा का इक्विटी शेयर होल्ड कर रहे हैं, कौन? इंडियन कंपनी, कोई एक फॉरेन कंपनी का, तो वो फॉरेन कंपनी को माना जाएगा स्पेसिफाइड फॉरेन कंपनी। तो स्पेसिफाइड फॉरेन कंपनी से अगर इंडियन कंपनी को डिविडेंड आ रहा है, वो डिविडेंड को इंडियन कंपनी के लिए स्पेशल इनकम माना जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर रेट को प्रेस्क्राइब करता है सेक्शन नंबर 115 बीबीडी। यहाँ पे आ रहा था 115 बीबीडी है, यहाँ पे आएगा 115 बीबीडी। कब आएगा? जब इंडियन कंपनी को स्पेसिफाइड फॉरेन कंपनी से डिविडेंड मिल रहा है, इंडियन कंपनी को स्पेसिफाइड फॉरेन कंपनी से अगर डिविडेंड मिल रहे हैं, वो डिविडेंड का रकम स्पेशल इनकम माना जाएगा इंडियन कंपनी के लिए, और उसके ऊपर टैक्स रेट को प्रेस्क्राइब कर रहे हैं 115 बीबीडी और टैक्स रेट है 15%। बट अगर इंडियन कंपनी को मिल रहे हैं अदर देन स्पेसिफाइड फॉरेन कंपनी, मतलब ऐसा कोई कंपनी से मिल रहा है जिसमें 26% और उससे ज़्यादा का होल्डिंग नहीं है, उनसे कम होल्डिंग है इंडियन कंपनी का फॉरेन कंपनी में अगर 26% से कम होल्डिंग है, तो फॉरेन कंपनी को इंडियन कंपनी के रेस्पेक्ट में स्पेसिफाइड फॉरेन कंपनी नहीं माना जाएगा। ऐसा कोई कंपनी जो अदर देन स्पेसिफाइड फॉरेन कंपनी है, वहां से अगर इंडियन कंपनी को डिविडेंड रिसीव हो रहा है, वो इंडियन कंपनी के लिए नॉर्मल इनकम माना जाएगा, और उसके ऊपर फिनांस एक्ट ने टैक्स रेट चढ़ाएंगे। और फिनांस एक्ट का टैक्स रेट आप जानते हो, कंपनी के लिए फ्लैट रेट होता है। बात समझ में आ रहा है? अगर अदर देन कंपनी दूसरी किसी को भी मिले, वो उनके लिए नॉर्मल इनकम है, और उसके ऊपर टैक्स रेट प्रेस्क्राइब करेंगे फाइनेंस एक्ट। और फाइनेंस एक्ट जो टैक्स रेट प्रेस्क्राइब करते हैं, वो स्लैब भी हो सकता है, फ्लैट भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन एसएससी कौन है। ये बात क्लियर? तो डिविडेंड इनकम को हमने ब्रॉडली डिस्कस कर लिया। ये डिविडेंड का क्लास तो है नहीं, टैक्स रेट का क्लास है, बट फिर भी एक बार डिविडेंड को देख लिया ना। अभी डिविडेंड तो हो गया, डिविडेंड को हटा रहे। नेक्स्ट हम ले रहे हैं 56:1B। 56:1B, इसमें जो इनकम आता है, कौन सा इनकम आता है? जो इनकम रेफर्ड है सेक्शन 2 क्लॉज 24 सब क्लॉज 9 में। सेक्शन 2 क्लॉज 24 सब क्लॉज 9 में जो इनकम रेफर्ड है, वो 56:1B के थ्रू अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाता है। 56:1B के थ्रू अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाता है। तो 224(9) में कौन सा इनकम रेफर्ड है? 224(9) में जो इनकम रेफर्ड है, वो आप जानते हो, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल्स, रेसेस इंक्लूडिंग हॉर्स रेसेस, कार्ड गेम्स और एनी अदर गेम, और बेटिंग, गैम्बलिंग, ये सब इनकम क्या बता रहे हैं? विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल्स, रेसेस इंक्लूडिंग हॉर्स रेसेस, कार्ड गेम्स और एनी अदर गेम, एनी सॉर्ट ऑफ अदर गेम, बेटिंग, गैम्बलिंग ऑफ एनी नेचर व्हाट्सोएवर, वो सब इनकम कैजुअल इनकम माना जाता है, और वो 56:1B के थ्रू अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाता है। और उनके लिए इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन नंबर 115BB ने टैक्स रेट प्रेस्क्राइब करता है 30%। इसलिए विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल्स, रेसेस, कार्ड गेम्स और एनी अदर गेम और बेटिंग, गैम्बलिंग ऑफ एनी काइंड व्हाट्सोएवर, वो सारा इनकम स्पेशल इनकम माना जाएगा। बात क्लियर है यहाँ तक? तो कैजुअल इनकम स्पेशल इनकम माना जाएगा 56:1B के थ्रू जो इनकम अदर सोर्सेज में आता है। नेक्स्ट एक आएंगे, जो इनकम रेफर्ड है सेक्शन नंबर 68, जिसको इनकम मान लिया गया सेक्शन नंबर 68, 69, 69A, 69B, 69C, 69D, जिनको आप जानते हो ब्लैक मनी। तो ब्लैक मनी का इनकम भी अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होता है। ब्लैक मनी का इनकम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाता है, और ब्लैक मनी का इनकम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होता है। ब्लैक मनी का इनकम स्पेशल इनकम है, मतलब ब्लैक मनी अगर डिस्कवर होगा उसको इनकम बना दिया जाएगा 68, 69, 69A, 69B, 69C, 69D के थ्रू, और वो इनकम टैक्सेबल किया जाएगा अदर सोर्सेज के थ्रू। और इसके लिए इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन ने रेट को प्रेस्क्राइब करता है। कौन सा सेक्शन? 115BBE। सेक्शन नंबर 115BBE बताता है 60% टैक्स रेट, इसलिए ब्लैक मनी को भी स्पेशल इनकम माना जाएगा।
अदर्स इनकम मतलब नॉर्मल इनकम भी अदर सोर्स कैटेगरी में आता है। नॉर्मल इनकम के लिए फिनांस एक्ट ने टैक्स रेट प्रिस्क्राइब करेंगे और वो टैक्स रेट स्लैब भी हो सकता है और फ्लैट भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपन वो अदर सोर्सेज का ओवरऑल इनकम कौन सा एसएससी कमा रहा है। अगर इंडिविजुअल एचयूएफ, एओपी, बीवाई और आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन कमाएंगे तो स्लैब रेट, बाकी कोई कमाएंगे तो बाकी कोई मतलब कंपनी, पार्टनरशिप फार्म, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फार्म, लोकल अथॉरिटी, इन सब के लिए क्या है, इन सब के लिए फ्लैट रेट है, आप जानते हो। तो हमने यहाँ पे डिस्कशन क्या किया, हमने यहाँ पे बेसिकली डिस्कशन किया है कि जो 5 हेड है, 5 हेड में कौन सा हेड का इनकम को नॉर्मल इनकम माना जाएगा, कौन सा हेड का इनकम को स्पेशल इनकम माना जाएगा। इनको हटा रहे, फिर से एक बार रिविजन करेंगे और फिर नेक्स्ट आएंगे हम। चलिए रिविजन में बताइए, सैलरी हेड का इनकम नॉर्मल इनकम है कि स्पेशल इनकम है। आप बताओगे सैलरी हेड का इनकम हमेशा नॉर्मल इनकम है। क्यों? क्योंकि सैलरी हेड का इनकम के लिए इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन ने टैक्स रेट प्रिस्क्राइब नहीं किया है, और इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन ने अगर टैक्स रेट प्रिस्क्राइब नहीं किया है तो वो इनकम स्पेशल इनकम हो ही नहीं सकते, वो तो नॉर्मल इनकम है। और नॉर्मल इनकम के लिए टैक्स रेट कौन प्रिस्क्राइब करेगा? फिनांस एक्ट प्रिस्क्राइब करेगा। और फिनांस एक्ट जो टैक्स रेट प्रिस्क्राइब करेगा वो स्लैब भी हो सकता है, फ्लैट भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपन कौन सा एसएससी कमा रहे हैं। तो इनकम फ्रॉम सैलरी वो कौन सा एसएससी का बुक्स में आता है? इंडिविजुअल एसएससी के बुक्स में, और इंडिविजुअल के लिए फिनांस एक्ट ने स्लैब रेट बताया। यहां तक क्लियर है? हाउस प्रॉपर्टी का इनकम नॉर्मल है कि स्पेशल है? अब बताओगे सर हाउस प्रॉपर्टी से आने वाला इनकम को, इनकम के लिए इनकम टैक्स एक्ट का, हाउस प्रॉपर्टी से आने वाला इनकम के लिए इनकम टैक्स एक्ट का कोई भी सेक्शन ने रेट प्रिस्क्राइब नहीं किया, इसलिए हाउस प्रॉपर्टी इनकम स्पेशल इनकम हो ही नहीं सकते, और नॉर्मल इनकम है। और नॉर्मल इनकम के लिए फिनांस एक्ट टैक्स रेट प्रिस्क्राइब करेगा। ये स्लैब भी हो सकता है, फ्लैट भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपन कौन सा एसएससी कमा रहे हैं। अगर इंडिविजुअल एचयूएफ, एओपी, बीवाई एंड आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन कमाएंगे तो क्या होगा? तो हाउस प्रॉपर्टी से आने वाला इनकम स्लैब रेट पे टैक्सेबल होगा, और बाकी कंपनी कमाएंगे, पार्टनरशिप फर्म कमाएंगे, ये सब कमाएंगे तो फ्लैट रेट पे टैक्सेबल होता है। यहां तक बात क्लियर है? फिर पीजीबीपी में जो भी बिजनेस आता है, चाहे स्पेकुलेटिव बिजनेस, चाहे स्पेसिफाइड बिजनेस, चाहे अदर्स बिजनेस, हर एक बिजनेस का इनकम को नॉर्मल इनकम माना जाएगा। और नॉर्मल इनकम के लिए क्योंकि इसके लिए इनकम टैक्स एक्ट का कोई भी सेक्शन ने रेट प्रिस्क्राइब नहीं किया, इसलिए चाहे स्पेकुलेटिव बिजनेस से कमाई हो रहे हैं, चाहे स्पेसिफाइड बिजनेस से कमाई हो रहे हैं, चाहे अदर्स बिजनेस से कमाई हो रहे हैं, सब कमाई को माना जाएगा नॉर्मल इनकम। और नॉर्मल इनकम के लिए फिनांस एक्ट ने टैक्स रेट प्रिस्क्राइब किया, और फिनांस एक्ट का टैक्स रेट स्लैब भी हो सकता है, फ्लैट भी हो सकता है। क्लियर? सेम लेक्चर। नाउ नेक्स्ट इनकम कैपिटल गेन का इनकम, हमने कैपिटल गेन को 2 पार्ट में डिवाइड किया था, एक था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, एक था शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में क्या था? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जब डिस्कशन कर रहे थे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में हमने 3 इनकम को लिया था, 3 लॉन्ग टर्म इनकम, मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था। कौन सा 3 कैटेगरी? नंबर 1 कैटेगरी में आ रहे थे कि कोई लिस्टेड शेयर्स, लिस्टेड यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, फिर बोल रहे हैं लिस्टेड शेयर्स, लिस्टेड यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, लिस्टेड यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, ये सब अगर लॉन्ग टर्म नेचर का एसेट है, लिस्टेड शेयर्स, लिस्टेड यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, लिस्टेड यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, ये अगर लॉन्ग टर्म नेचर का है और इसको ट्रांसफर करके लॉन्ग टर्म गेन अराइज करते हैं तो ये लॉन्ग टर्म गेन स्पेशल इनकम माना जाएगा। और ये लॉन्ग टर्म गेन के ऊपर टैक्स रेट प्रिस्क्राइब कर रहे हैं 112A, सेक्शन 112A ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। और टैक्स रेट क्या है? टैक्स रेट है जितना भी गेन अराइज किया पूरा गेन तो टैक्सेबल है, बट टैक्स इंपोज करने के टाइम में 1 लाख तक अमाउंट के ऊपर टैक्स रेट आएगा नहीं, 0 है। और 1 लाख से जो एक्सेस अमाउंट है उसके ऊपर टैक्स रेट 10% है। बात क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट आ रहा है लिस्टेड बॉन्ड, लिस्टेड डिबेंचर। लिस्टेड बॉन्ड और लिस्टेड डिबेंचर अगर लॉन्ग टर्म कैटेगरी का एसेट है और इसको ट्रांसफर करके गेन अराइज करते हैं, ये गेन स्पेशल इनकम माना जाएगा, क्योंकि इसके लिए भी इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन ने टैक्स रेट प्रिस्क्राइब करे। 112 का प्रोवाइसो ने टैक्स रेट प्रिस्क्राइब कर रहा है 10%, टोटल अमाउंट के ऊपर 10% लगेगा। क्लियर? नाउ आधा लॉन्ग टर्म एसेट को ट्रांसफर करके अगर कैपिटल गेन अराइज हो रहे, वो कैपिटल गेन वो भी स्पेशल इनकम ही माना जाएगा। और उसके लिए टैक्स रेट कौन प्रिस्क्राइब करे? 112 सेक्शन 112 ने टैक्स रेट को प्रिस्क्राइब करे, और 112 ने जो टैक्स रेट प्रिस्क्राइब कर रहे हैं वो कितना परसेंट रेट है? वो 20% रेट है। समझ में आ रहा है? तो 10% और 20%, 10% एंड 20%। नेक्स्ट हम बताएंगे, नेक्स्ट शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स। अगर लिस्टेड शेयर्स, लिस्टेड यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, लिस्टेड यूनिट ऑफ बिजनेस स्टार्ट, ये शॉर्ट टर्म कैटेगरी का एसेट है और इसको ट्रांसफर करके शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अराइज करते हैं, ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन स्पेशल इनकम माना जाएगा। और इसके लिए टैक्स रेट प्रिस्क्राइब कर रहे 111A, सेक्शन 111A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। और टैक्स रेट कितना है? 15%।
बात क्लियर है यहां तक? अदर कोई भी शॉर्ट टर्म नेचर का कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करके शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अराइज करता है, ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन तो नॉर्मल इनकम माना जाएगा कोई भी एसएससी के लिए। और इसके लिए फिनांस एक्ट ने टैक्स रेट बताएंगे, स्लैब भी हो सकता है, फ्लैट भी हो सकता है। ये था कैपिटल गेन। अदर सोर्सेज में बहुत सारे इनकम आते हैं, हमने कुछ इनकम को सिलेक्ट किया था आपका सिलेबस के अनुसार। जैसे डिविडेंड इनकम, डिविडेंड इनकम देखना पड़ेगा डिविडेंड इनकम कहां से आ रहा है, डोमेस्टिक कंपनी से कि फॉरेन कंपनी से। अगर डोमेस्टिक कंपनी से डिविडेंड आ रहे हैं तो किसको आ रहे हैं, अगर स्पेसिफाइड रेसिडेंट एसएससी को डोमेस्टिक कंपनी से डिविडेंड रिसीव हो रहे हैं तो 10 लाख तक अमाउंट एग्जेम्प्ट होता है 1034 में। 10 लाख से जो एक्सेस अमाउंट है वो एक्सेस अमाउंट टैक्सेबल हो जाता है 56(1) के थ्रू अदर सोर्सेस हेड में। क्लियर? और वो स्पेशल इनकम माना जाएगा क्योंकि उसके लिए टैक्स रेट प्रेस्क्राइब कर रहे हैं 115 बीबीडीए ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, और टैक्स रेट कितना है 10% टैक्स रेट। क्लियर है? अदर्स किसी को अगर डोमेस्टिक कंपनी से डिविडेंड रिसीव हो रहा है, अदर्स मतलब स्पेसिफाइड नॉन रेसिडेंट एसएससी भी हो सकता है, नॉन स्पेसिफाइड एसएससी रेसिडेंट भी हो सकता है, नॉन रेसिडेंट भी हो सकता है। इन सब के लिए सेक्शन 10 क्लॉज 34 में एग्जेम्प्ट हो जाता है डिविडेंड डोमेस्टिक कंपनी से मिलने वाला। क्लियर? स्पेसिफाइड एसएससी का मतलब क्या था? स्पेसिफाइड एसएससी का मतलब एनी एसएससी अदर देन डोमेस्टिक कंपनी, फंड, ट्रस्ट, इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटी, अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो 1023C का 4566A में रेफर्ड है। नहीं तो फंड और ट्रस्ट जो 12A और 12AA ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट के थ्रू रजिस्टर्ड हुआ है, और इन सबको नहीं माना जाएगा स्पेसिफाइड एसएससी। ये जो 3 कैटेगरी मैंने बताया, ये 3 कैटेगरी को छोड़ के बाकी जो भी एसएससी है वो सब स्पेसिफाइड एसएससी है। तो डोमेस्टिक कंपनी से मिलने वाला डिविडेंड हमने डिस्कस कर लिया। फॉरेन कंपनी से अगर डिविडेंड आ रहे, फॉरेन कंपनी से डिविडेंड किसको आ रहा है? अगर इंडियन कंपनी को स्पेसिफाइड फॉरेन कंपनी से डिविडेंड आ रहे, स्पेसिफाइड फॉरेन कंपनी मतलब ऐसा फॉरेन कंपनी जिस फॉरेन कंपनी में इंडियन कंपनी का 26% उससे ज्यादा इक्विटी शेयर का होल्डिंग है, नॉमिनल वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर होल्ड करता है। तो स्पेसिफाइड फॉरेन कंपनी से अगर इंडियन कंपनी को डिविडेंड रिसीव हो रहा है, ये इंडियन कंपनी के लिए स्पेशल इनकम माना जाएगा, और इसके लिए टैक्स रेट प्रेस्क्राइब कर रहे 115 बीबीडी ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, टैक्स रेट है 15%। बट अगर इंडियन कंपनी को डिविडेंड रिसीव हो रहा है फॉरेन कंपनी से, बट स्पेसिफाइड फॉरेन कंपनी से नहीं, अदर देन स्पेसिफाइड फॉरेन कंपनी से अगर इंडियन कंपनी को डिविडेंड रिसीव हो रहा है, ये डिविडेंड का अमाउंट नॉर्मल इनकम माना जाएगा इंडियन कंपनी के लिए। और अगर फॉरेन कंपनी से इंडियन कंपनी को छोड़ के बाकी किसी कोई भी एसएससी को फॉरेन कंपनी से डिविडेंड रिसीव हो रहे वो भी नॉर्मल इनकम माना जाएगा। और नॉर्मल इनकम के लिए इनकम टैक्स एक्ट तो रेट प्रेस्क्राइब नहीं करेंगे, फिनांस एक्ट रेट प्रेस्क्राइब करेंगे। और फिनांस एक्ट स्लैब रेट भी प्रेस्क्राइब कर सकते हैं, फ्लैट रेट भी प्रेस्क्राइब कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपन कौन सा एसएससी है। बात समझ में आ रहा है? ये था स्पेशल इनकम के बारे में डिस्कशन। नाउ अभी स्पेशल इनकम के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे। स्पेशल इनकम कौन कौन सा आया था, एक बार स्पेशल इनकम को नोट डाउन करते हैं। स्पेशल इनकम को एक बार नोट डाउन करते हैं। स्पेशल इनकम कौन कौन सा था? नंबर 1 स्पेशल इनकम जो रेफर्ड है 112A में कौन सा स्पेशल इनकम रेफर्ड है? अब बताओगे 112A में स्पेशल इनकम वो वाला रेफर्ड है जो लिस्टेड शेयर्स, लिस्टेड यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, लिस्टेड यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट लॉन्ग टर्म नेचर का है और उसको ट्रांसफर करके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आता है। वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन स्पेशल इनकम माना जाता है 112A का हिसाब से। नाउ अच्छा, इसको हटा के हम थोड़ा इसको मॉडिफाइड कैटेगरी में लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं देखिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन arising from transfer of listed shares और नहीं तो यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड और नहीं तो यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, ये कैटेगरी होगी। बात क्लियर है? ये एक कैटेगरी है स्पेशल इनकम का सेकंड कैटेगरी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन
arising from transfer of listed bond ऑब्लिक डिवेंचर्स, ये एक कैटेगरी होगी। सेकेंड कैटेगरी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन arising from transfer of other capital assets, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का 3 स्पेशल इनकम है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हमेशा ही स्पेशल इनकम है। इनके ऊपर तो 10% 112 का हिसाब से 112 ए का हिसाब से 10% 112 ए का हिसाब से इनके ऊपर भी 10% बट प्रोवाइसो टू सेक्शन 112 के अनुसार और इनके ऊपर 20% सेक्शन 112 के अनुसार। फिर ले रहे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन arising from transfer of listed shares ए यूनिट भी लिस्टेड है, ए यूनिट भी लिस्टेड है। लिस्टेड वर्ड को पहले लिख दिया। लिस्टेड शेयर, लिस्टेड यूनिट ऑफ यूएएमएफ, लिस्टेड यूनिट ऑफ बीटी, लिस्टेड यूनिट ऑफ इक्विटी यूनिट म्यूचुअल फंड, लिस्टेड यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, ये दोनों भी लिस्टेड है। अच्छा, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं यूनिट ऑफ ईओएमएफ और नहीं तो यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैटेगरी का स्पेशल इनकम है। तो ये 4 कैपिटल गेन का स्पेशल इनकम है। आप जानते हो कैपिटल गेन में ये 4 स्पेशल इनकम होता है। कैपिटल गेन में बाकी सारा नॉर्मल इनकम है। लॉन्ग टर्म कैटेगरी में कोई लॉन्ग टर्म कैटेगरी में कोई नॉर्मल इनकम है ही नहीं। बट शॉर्ट टर्म कैटेगरी में इनको छोड़ के बाकी सारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नॉर्मल इनकम माना जाता है। इनके लिए रेट को प्रिस्क्राइब कर रहे हैं 111A और रेट है 15%। आप जानते हो ना। इनको छोड़ के बाकी कौन सा स्पेशल इनकम है? अदर सोर्सेस वाला। अदर सोर्सेस में कौन सा आ रहा है? डिविडेंड इनकम आ रहे थे और डिविडेंड इनकम के लिए 2 सेक्शन हमने बताया। 115 BBDB हो सकता है जो फॉरेन कंपनी से मिलने वाला डिविडेंड के लिए बता रहे हैं और 115 BBDA भी हो सकता है जो डोमेस्टिक कंपनी से मिलने वाला डिविडेंड के लिए बात कर रहे हैं। यहाँ पे रेट है 15%, यहाँ पे रेट है 10%। ग्रेट। कैजुअल इनकम, लॉटरी वगैरह का जो इनकम है, कैजुअल इनकम को भी स्पेशल इनकम माना गया है और इनके लिए इनकम टैक्स एक्ट का जो सेक्शन टैक्स रेट को प्रिस्क्राइब कर रहा है वो है सेक्शन नंबर 115 BB और टैक्स रेट कितना है? 30%। ब्लैक मनी, ब्लैक मनी का मतलब जिसको इनकम मान लिया गया है, सेक्शन 68, 69, 69A, 69B, 69C, 69D के थ्रू। और ब्लैक मनी के लिए टैक्स रेट को प्रिस्क्राइब कौन कर रहा है? ब्लैक मनी के लिए टैक्स रेट को प्रिस्क्राइब कर रहे हैं सेक्शन 115 BBE और टैक्स रेट है 60%। क्लियर है? तो हमने यहाँ पे स्पेशल इनकम का लिस्ट बनाया। कैपिटल गेन के लिए 4 स्पेशल इनकम देख रहे हैं। पहला 3 तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए
और फोर्थ वाला शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए। और यहाँ पे जितना भी लिखा है वो सब अदर सोर्सेस वाला स्पेशल इनकम है। नाउ ये सब स्पेशल इनकम के लिए कुछ कॉमन बात बताएंगे। ये सारा स्पेशल इनकम जो है इनके लिए कॉमन बात बता रहे हैं। ये स्पेशल इनकम से आप चैप्टर 6A का डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। आप चैप्टर 6A का डिडक्शन कहां से क्लेम करते हो? जीटीआई से। तो जीटीआई मान लीजिए ग्रॉस टोटल इनकम मान लो, ग्रॉस टोटल इनकम मान लीजिए 10 लाख है, और 10 लाख में इसमें नॉर्मल इनकम भी है, इसमें स्पेशल इनकम भी है, क्योंकि जीटीआई के अंदर अलग अलग हेड का इनकम इंक्लूडेड है। सैलरी इनकम तो हमेशा क्या होता है? नॉर्मल। हाउस प्रॉपर्टी इनकम हमेशा क्या होता है? नॉर्मल। पीजीपी इनकम हमेशा क्या होता है? नॉर्मल भी हो सकता है। अदर सोर्सेज का इनकम हमेशा नॉर्मल नहीं होता है, स्पेशल भी हो सकता है। तो यहाँ पे नॉर्मल भी है, स्पेशल भी है। हम आपको बता दे रहे इसमें कितना नॉर्मल है कितना स्पेशल है। मानो इसमें 8.5 लाख 8.5 लाख स्पेशल इनकम है और इसमें 1.5 लाख नॉर्मल इनकम है। क्लियर है यहां तक? चैप्टर 6A का डिडक्शन अगर क्लेम करोगे, लेस डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A, मानो कि चैप्टर 6A का डिडक्शन जो है आप अवेल कर सकते हो, आप अवेल कर सकते हो 3 लाख का डिडक्शन। चैप्टर 6A के अंदर आपको 3 लाख का डिडक्शन आ रहा है। तो अब यहाँ पे लेस करने के बाद आंसर क्या बताओगे कि 10 - 3 7 लाख? ऐसा नहीं है। चैप्टर 6A का डिडक्शन स्पेशल इनकम से मिलता नहीं। तो जो स्पेशल इनकम का लिस्ट हमने बनाया, आपको एग्जाम में ध्यान देना पड़ेगा। स्पेशल इनकम से चैप्टर 6A का डिडक्शन कभी भी नहीं मिलता है। तो चैप्टर 6A का डिडक्शन केवल नॉर्मल इनकम से ही मिलता है। और आपका नॉर्मल इनकम कितना है? आपका नॉर्मल इनकम है 1.5 लाख और आपका डिडक्शन का अमाउंट कितना है? 3 लाख। तो 3 लाख का डिडक्शन तो आप क्लेम नहीं कर पाओगे 1.5 लाख के अगेंस्ट में, तो केवल 1.5 लाख ही आप क्लेम कर पाओगे। मतलब 1.5 लाख से ही 1.5 लाख लेस हो जाएगा, बाकी 1.5 लाख चैप्टर 6A का अमाउंट अनएग्जॉस्टेड रह गया है। क्लियर? तो आपका यहाँ पे टोटल इनकम क्या बनेगा? आप बताओगे सर टोटल इनकम यहाँ पे 8.5 लाख, 8.5 लाख का टोटल इनकम है। तो 10 लाख से 3 लाख लेस करने में 8.5 कैसे हो गया? हमने 10 लाख से 3 लाख लेस नहीं किया, क्योंकि नॉर्मल इनकम से डिडक्शन लेस होता है, स्पेशल इनकम से डिडक्शन लेस ही नहीं होता है। तो हमने नॉर्मल से लेस किया, स्पेशल से लेस नहीं कर पाया, इसलिए स्पेशल का जितना इनकम है उतना ही रह गया है और नॉर्मल 0 बन गया। बात समझ में आ रहा है क्या बता रहे? तो चाहे कोई भी स्पेशल इनकम है, स्पेशल इनकम से कभी भी चैप्टर 6A का डिडक्शन नहीं मिलेगा। चैप्टर 6A मतलब 80C से 80U। तो 80C से 80U का डिडक्शन पाने के लिए आपके बुक्स में नॉर्मल इनकम होना चाहिए। नॉर्मल इनकम नहीं है तो स्पेशल इनकम से आप डिडक्शन को क्लेम नहीं कर पाओगे। तो चैप्टर 6A का डिडक्शन आपके लिए बेकार हो गया। क्लियर है यहां तक? अच्छा, इसके बाद क्या करते हो आप? टोटल इनकम को 2 पार्ट में डिवाइड करते हो। कौन सा 2 पार्ट? एक होता है नॉर्मल इनकम, एक होता है स्पेशल इनकम। अब बताओ ये टोटल इनकम को अगर डिवाइड करोगे 8.5 लाख को, कि पहले क्या होता है? पहले स्पेशल इनकम को आइडेंटिफाई करो, टोटल में से स्पेशल को आइडेंटिफाई करके बाहर कर दो, जो बैलेंसिंग फिगर होगा वही नॉर्मल होगा। तो आपका टोटल इनकम तो 8.5 लाख है। इसमें स्पेशल इनकम को आइडेंटिफाई करो और उसको साइड करो। बोलो 8.5 में स्पेशल कितना है? आप बोलोगे 8.5 में पूरा 8.5 ही स्पेशल है, तो पूरा 8.5 को अलग करो। बैलेंसिंग फिगर कितना है? 0 है नॉर्मल इनकम। तो 8.5 स्पेशल इनकम, 0 नॉर्मल इनकम। अभी टैक्स रेट आप इंपोज करोगे नॉर्मल इनकम के ऊपर। नॉर्मल इनकम के ऊपर टैक्स रेट कितना है? आप बताओगे सर नॉर्मल इनकम के ऊपर टैक्स रेट स्लैब भी हो सकता है, फ्लैट भी हो सकता है। आप कौन सा एसएससी को लेकर बात कर रहे हो? मान लो यहाँ पे हमने एसएससी ले रहे हैं इंडिविजुअल एसएससी के लिए स्लैब रेट कैसा है? स्लैब रेट को एक बार इंडिविजुअल एसएससी के लिए याद करो। आप बताओगे सर जो 60 साल से नीचे वाला इंडिविजुअल है उनके लिए उन सब एसएससी के लिए स्लैब रेट है 2.5 लाख तक नील, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 10 लाख तक 20%, 10 लाख से जो ऊपर वाला अमाउंट है उनके ऊपर 30%। तो यहां पे बताओ मुझे एसएससी का टोटल इनकम कितना है? एसएससी का टोटल इनकम 8.5, उसमें से स्पेशल है 8.5, नॉर्मल है 0। तो आपको बेनिफिट मिलना चाहिए था 2.5 लाख का, क्योंकि 2.5 लाख तक इनकम के ऊपर टैक्स नहीं लगता है, बट आपका तो नॉर्मल इनकम 0 है। तो अब 2.5 लाख का जो फायदा है वो तो उठा ही नहीं पाओगे। 2.5 लाख का बेनिफिट यू कैनॉट अवेल।
गवर्नमेंट ने आपको लिमिट दिया कि 2.5 लाख तक अगर कमाओगे नॉर्मल इनकम, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, बट आपका नॉर्मल इनकम तो 0 है, तो आपने 2.5 लाख का बेनिफिट उठा ही नहीं पाया। और स्पेशल इनकम 8.5 लाख के ऊपर, स्पेशल इनकम के ऊपर, ये 8.5 लाख स्पेशल इनकम कौन सा इनकम है? अगर मुझे पूछोगे, हम आपको बता रहे हैं ये 8.5 लाख इनकम जो है ये कैजुअल इनकम। तो कैजुअल इनकम के ऊपर कितना रेट पे टैक्स लगता है? 30%। तो 8.5 के ऊपर 30% रेट पे टैक्स लगा दो। बात समझ में आ रहा है? 8.5 के ऊपर 30% रेट पे टैक्स लगा दो। आप बोलोगे सर वो 2.5 लाख का बेनिफिट हम स्पेशल इनकम से एडजस्ट नहीं कर सकते? क्या बता रहे हैं? टोटल इनकम 8.5 था, 8.5 टोटल इनकम को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, एक स्पेशल, दूसरा नॉर्मल। पहले स्पेशल को आइडेंटिफाई करो। 8.5 में स्पेशल कितना है? पूरा 8.5 ही स्पेशल है, तो बैलेंस से फिगर होगा नॉर्मल। बैलेंस से फिगर कितना है? 0। तो स्पेशल इनकम 8.5, नॉर्मल इनकम 0। नॉर्मल इनकम के ऊपर टैक्स रेट लगाता है फिनांस एक्ट, और फिनांस एक्ट का टैक्स रेट कैसे है? 2.5 लाख तक अमाउंट के ऊपर टैक्स लगेगा नहीं, 2.5 लाख से 5 लाख के ऊपर, 2.5 लाख से 5 लाख के ऊपर 5%, 5 लाख से 10 लाख के ऊपर 20%, 10 लाख के ऊपर अगर अमाउंट जाएगा तो 30%। आप बोलोगे सर नॉर्मल इनकम तो 0 है, तो हमने 2.5 लाख का बेनिफिट तो उठा ही नहीं पाया। 2.5 लाख का बेनिफिट हम उठा सकते हैं, 2.5 लाख तक कमाते भी है तो गवर्नमेंट को टैक्स नहीं पे करना होता, बट मेरा तो नॉर्मल इनकम 0 है। तो मेरा अगर नॉर्मल इनकम 0 है तो हमने 2.5 लाख का बेनिफिट उठा नहीं पाया। ये 2.5 लाख का बेनिफिट हम स्पेशल से उठा सकते हैं क्या? 2.5 लाख का बेनिफिट आप स्पेशल इनकम से उठा नहीं पाओगे। मतलब बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट जो है, जिसको बीएल भी बोलते हैं, एमईएल भी बोलते हैं, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट नहीं तो मैक्सिमम एग्जेम्पशन लिमिट, मतलब मैक्सिमम अमाउंट व्हिच इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स, उसको बोलते हैं बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट और मैक्सिमम एग्जेम्पशन लिमिट, कुछ भी बोल सकते हो आप। बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट, मैक्सिमम एग्जाम्पशन लिमिट, बीईएल भी बोल सकता है, एमईएल भी बोल सकते हो। तो बीईएल और एमईएल, बीएल और एमईएल कितना है इंडिविजुअल के लिए? अच्छा, बीएल और एमईएल इंडिविजुअल के लिए 2.5 लाख भी हो सकता है, 3 लाख भी हो सकता है, 5 लाख भी हो सकता है। याद करो कैसे। अगर कोई एक एसएससी रेसिडेंट इंडिविजुअल है, और रेसिडेंट इंडिविजुअल के लिए हमने क्या बनाया? 3 लाख तक इनकम के ऊपर टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा, 3 लाख से 5 लाख तक इनकम के ऊपर 5% टैक्स, 5 लाख से 10 लाख के ऊपर 20% टैक्स, 10 लाख से ज़्यादा अमाउंट के ऊपर 30% टैक्स। बात क्लियर हो रहा है? अगर ऐसा कोई रेसिडेंट इंडिविजुअल है जिसका उम्र 80 साल से ज़्यादा है, मतलब उम्र के ऊपर डिपेंड करके एमईएल चेंज हो रहा है, एमईएल बोलो बीईएल बोलो, वो चेंज हो रहा है। अगर 60 साल से नीचे वाला इंडिविजुअल एसएससी है, चाहे रेसिडेंट चाहे नॉन रेसिडेंट, 2.5 लाख से 60 साल से नीचे का उम्र है ऐसा कोई इंडिविजुअल, इसको हटा रहे हैं, हटा के यहां पे लिख रहे हैं। तो हम अभी देखेंगे फिनांस एक्ट ने जो स्लैब रेट को प्रेस्क्राइब किया, वो स्लैब रेट देखेंगे। फिनांस एक्ट ने स्लैब रेट भी प्रेस्क्राइब किया और फ्लैट रेट भी प्रेस्क्राइब किया। अभी देखेंगे स्लैब रेट को। स्लैब रेट देख ले, रेसिडेंट इंडिविजुअल के लिए स्लैब रेट एप्लीकेबल है। रेसिडेंट इंडिविजुअल whose age is of 80 years or more at any time during previous year. क्या लिख रहे हैं? रेसिडेंट इंडिविजुअल हुज एज इज ऑफ 80 ईयर्स और मोर एट एनी टाइम ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। ऐसा रेसिडेंट इंडिविजुअल को बोलते हैं सुपर सीनियर सिटीजन। सुपर सीनियर सिटीजन के लिए रेट क्या है? अप टू ₹5 लाख तक नॉर्मल इनकम के ऊपर टैक्स रेट नील। तो 5 लाख तक नॉर्मल इनकम के ऊपर टैक्स रेट नील। अबव ₹5 लाख अप टू ₹10 लाख ऐसे एसएससी के लिए टैक्स रेट है 20%। अबव ₹10 लाख तो टैक्स रेट होगा 30%। तो जो सुपर सीनियर सिटीजन है उनको 5 लाख तक नॉर्मल इनकम के ऊपर टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा, इसलिए सुपर सीनियर सिटीजन के लिए एमईएल बोलो बीईएल बोलो, मतलब मैक्सिमम अमाउंट व्हिच इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स, वो हो गया 5 लाख। तो 5 लाख तक एमईएल है सुपर सीनियर सिटीजन के लिए। अभी देखेंगे सीनियर सिटीजन के लिए। रेसिडेंट इंडिविजुअल
whose age is of 60 years or more but below 80 years at any time during previous year। ऐसा एसएससी के लिए टैक्स रेट क्या है? अप टू ₹3 लाख नॉर्मल इनकम के लिए टैक्स रेट नील। अबव ₹3 लाख अप टू ₹5 लाख टैक्स रेट क्या है? 5%। अबव ₹5 लाख अप टू ₹10 लाख टैक्स रेट क्या है? 20%। और अबव ₹10 लाख टैक्स रेट क्या है? 30%। बात समझ में आया? तो जो रेसिडेंट इंडिविजुअल का उम्र 60 और 60 से ज्यादा है बट 80 से नीचे है उनको बोलते हैं सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन के लिए एमईएल क्या है? सीनियर सिटीजन के लिए एमईएल है 3 लाख। 3 लाख तक नॉर्मल इनकम के ऊपर टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, जो लोग ना तो सीनियर सिटीजन ना तो सुपर सीनियर सिटीजन है उनके लिए क्या होगा? उनके लिए हम लिख रहे हैं इंडिविजुअल चाहे रेसिडेंट चाहे नॉन रेसिडेंट whose age is of below 60 years ये कैटेगरी हो गया। सेकेंड कैटेगरी ले रहे इंडिविजुअल जो नॉन रेसिडेंट है whose age is of 60 years और मोर। तो 60 ईयर्स और मोर होने में सीनियर सिटीजन नहीं बनता है नॉन रेसिडेंट। नॉन रेसिडेंट को हम सीनियर सिटीजन सुपर सीनियर सिटीजन कंसीडर नहीं करते, इसलिए उसको इस कैटेगरी में रख रहे हैं। नहीं तो एचयूएफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, नहीं तो एओपी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, नहीं तो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, नहीं तो आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन। सबको एक ही कैटेगरी में हम रख रहे हैं। इन सब के लिए टैक्स का रेट क्या है? इन सब के लिए टैक्स रेट है अप टू ₹2.5 लाख तक नॉर्मल इनकम के ऊपर नील टैक्स रेट। नील को इधर लिख रहे हैं। अबव ₹2.5 लाख अप टू ₹5 लाख 5 लाख तक कितना है टैक्स रेट? 5%। अबव ₹5 लाख अप टू ₹10 लाख टैक्स रेट क्या है? 20%। और अबव ₹10 लाख टैक्स रेट क्या है? 30%। बात समझ में आ गया? तो एमईएल तीन बन रहे हैं। 5 लाख भी एमईएल हो सकता है, 3 लाख भी एमईएल हो सकता है, 2.5 लाख भी एमईएल हो सकता है। यहां तक बात क्लियर है? अभी मेरा वाला उदाहरण में आऊं। मेरा वाला उदाहरण में हमने जीटीआई लिया था, ग्रॉस टोटल इनकम लिया था। कितना? हमने जीटीआई लिया था 10 लाख, और 10 लाख जीटीआई को हमने डिवाइड किया था 2 पार्ट में, स्पेशल इनकम 8.5 और नॉर्मल इनकम 1.5। क्लियर? जीटीआई से हमने डिडक्ट किया था, डिडक्शन
अंडर चैप्टर 6A, और चैप्टर 6A का अमाउंट था 3 लाख। बट व्हाट आई हैव टोल्ड यू कि चैप्टर 6A का डिडक्शन अब स्पेशल इनकम से ले नहीं पाओगे। कोई भी स्पेशल इनकम है, आपको जो स्पेशल इनकम का लिस्ट दिया है उसमें से कोई भी स्पेशल इनकम है, स्पेशल इनकम में से आप चैप्टर 6A का डिडक्शन अवेल नहीं कर पाओगे। तो चैप्टर 6A का डिडक्शन आप केवल अवेल कर पाओगे नॉर्मल इनकम से। अब मुझे बताओ नॉर्मल इनकम आपका कितना है, 1.5, तो 1.5 के अगेंस्ट में ही आप चैप्टर 6A का डिडक्शन ले पाओगे। चैप्टर 6A का अवेलेबल अमाउंट तो है 3 लाख, बट 3 लाख पूरा डिडक्शन आप एंजॉय नहीं कर पाओगे। 3 लाख आप पूरा लेस नहीं कर पाओगे, आप केवल 1.5 लाख की लेस कर पाओगे, क्योंकि आपके पास नॉर्मल इनकम केवल 1.5 लाख की है। तो ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ नॉर्मल इनकम आपने चैप्टर 6A का डिडक्शन ले नहीं पाओगे। बात क्लियर है? तो हमने यहाँ पे टोटल इनकम क्या बनाया था लास्ट में, लास्ट हमारा जो टोटल इनकम बना था वो टोटल इनकम आ रहे थे 8.5 लाख, क्योंकि हमने क्या किया था, हमने 1.5 लाख लेस कर पाया था 1.5 लाख से। तो डिडक्शन चैप्टर 6 से जो 3 लाख अवेलेबल था वो पूरा 3 लाख का बेनिफिट हमने ले नहीं पाया, हमने केवल 1.5 लाख का हमने डिडक्शन ले पाया था नॉर्मल इनकम से, और बाकी 1.5 लाख बेकार चला गया था। जो डिडक्शन हमने ले नहीं पाया वो बेकार हो गया था। क्लियर? अभी आप जानते हो कि टोटल इनकम को 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ता है। कौन सा 2 पार्ट? एक होता है स्पेशल इनकम, सबसे पहले कैटेगरी 1 में आप स्पेशल इनकम निकालो, और कैटेगरी 2 में आप नॉर्मल इनकम निकालो। 8.5 लाख में से स्पेशल इनकम कितना है? आप बोलोगे सर पूरा 8.5 ही स्पेशल इनकम है, क्योंकि नॉर्मल इनकम आप पूरा लेस कर दिया चैप्टर 6A का डिडक्शन लेने में, तो जो बचा हुआ है वो केवल स्पेशल इनकम है। तो स्पेशल इनकम कितना है? 8.5, तो 8.5 का स्पेशल इनकम पड़ा हुआ है। तो टोटल इनकम में से अगर स्पेशल इनकम को लेस करोगे जो बैलेंस रह जाएगा उसको बोलते हैं नॉर्मल इनकम, और बैलेंस कितना रह गया? बैलेंस इज 0, तो नॉर्मल इनकम कितना है? 0। तो टोटल इनकम को 2 कैटेगरी में डिवाइड करो, पहले स्पेशल देन नॉर्मल। स्पेशल को टोटल से बाहर करो तो जो बैलेंस रह जाएगा उनको बोलते हैं नॉर्मल। सबसे पहले अब नॉर्मल इनकम के ऊपर टैक्स रेट इंपोज करो। नॉर्मल इनकम के ऊपर टैक्स रेट कैसा हो सकता है? फिनांस एक्ट टैक्स रेट बताएगा, और फिनांस एक्ट जो टैक्स रेट बताता है वो स्लैब भी हो सकता है, फ्लैट भी हो सकता है। अभी केवल स्लैब को लेकर बात करेंगे। अगर नॉर्मल इनकम के ऊपर स्लैब रेट एप्लीकेबल है, नॉर्मल इनकम के ऊपर कब स्लैब रेट एप्लीकेबल है? नॉर्मल इनकम के ऊपर स्लैब रेट कब एप्लीकेबल होता है? जब नॉर्मल इनकम कमा रहे इंडिविजुअल ने, नहीं तो एचयूएफ ने, नहीं तो एओपी बीवाई, नहीं तो आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन ने, तब नॉर्मल इनकम के ऊपर क्या होता है? नॉर्मल इनकम के ऊपर स्लैब रेट एप्लीकेबल होता है। गेटिंग माय पॉइंट? इंडिविजुअल का उम्र चाहे 60 से नीचे है, चाहे 60 से ऊपर है, चाहे 80 से ऊपर है, इंडिविजुअल के लिए तो हमेशा क्या होता है? हमेशा स्लैब रेट ही एप्लीकेबल होता है। एचयूएफ के लिए भी स्लैब रेट एप्लीकेबल होता है, एचयूएफ के लिए यही वाला स्लैब रेट, एओपी बीवाई आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्संस, इन सब के लिए स्लैब रेट यही वाला है। बट रेसिडेंट इंडिविजुअल के लिए जिनका उम्र 60 और 60 से ज़्यादा है उनके लिए स्लैब रेट ये वाला है, और रेसिडेंट इंडिविजुअल जिनका उम्र 80 और 80 से ज़्यादा है उनके लिए स्लैब रेट ये वाला है। क्लियर है यहाँ पे? तो आपने नॉर्मल इनकम के ऊपर टैक्स रेट इंपोज करो। नॉर्मल इनकम के ऊपर टैक्स रेट क्या होगा? आप बोलोगे सर एसएससी का उम्र कितना है ये बता दीजिए। हम बता रहे हैं एसएससी का उम्र 60 से नीचे है, तो एसएससी के लिए कौन सा स्लैब रेट एप्लीकेबल है? ये वाला। और ये वाला में क्या है? 2.5 लाख तक इनकम के ऊपर टैक्स क्या है? नील। 2.5 लाख तक नॉर्मल इनकम के ऊपर टैक्स रेट क्या है? नील। तो यहाँ पे नॉर्मल इनकम कितना है? 0। तो 2.5 लाख का जो बेनिफिट गवर्नमेंट ने आपको ग्रांट किया था, आपने पूरा बेनिफिट को एंजॉय नहीं कर पाया ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ नॉर्मल इनकम। नॉर्मल इनकम का आपका 2.5 लाख से नीचे, तो 2.5 लाख से नीचे अगर नॉर्मल इनकम है, आपने गवर्नमेंट ने जो एमईएल का बेनिफिट आपको ग्रांट किया था, आपने वो एमईएल का बेनिफिट एंजॉय नहीं कर पाया। तो अगर आपने एमईएल का बेनिफिट एंजॉय नहीं कर पाया तो अनएग्जॉस्टेड एमईएल जो है, अगर एमईएल अनएग्जॉस्टेड रह गया, जितना भी एमईएल अनएग्जॉस्टेड रह गया, अगर यहाँ पे नॉर्मल इनकम 10,000 होते तो क्या होता? 2.5 लाख में से 10,000 एडजस्ट होता, बाकी 2,40,000 अनएग्जॉस्टेड रह जाता। तो जो एमईएल का अनएग्जॉस्टेड पोर्शन है ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ नॉर्मल इनकम, वो अनएग्जॉस्टेड पोर्शन आप स्पेशल के साथ एडजस्ट कर पाओगे क्या? नहीं तो स्पेशल के ऊपर तो फ्लैट पे टैक्स लग जाएगा, क्योंकि आप जानते हो स्पेशल इनकम के ऊपर इनकम टैक्स रेट बताते हैं और फ्लैट रेट होता है। ये सर नो राइट? तो स्पेशल इनकम के ऊपर तो फ्लैट रेट पे टैक्स लग जाएगा पूरा स्पेशल इनकम के ऊपर। अगर ये 2.5 लाख को इसके साथ भी एडजस्ट करेंगे तो स्पेशल इनकम कम हो जाएगा, तो मुझे बेनिफिट मिलेगा। तो ऐसे का माइंड में क्वेश्चन आ सकते हैं कि ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ नॉर्मल इनकम अगर एमईएल का बेनिफिट हमने एंजॉय नहीं कर पाया, चाहे एमईएल 2.5 लाख है, चाहे एमईएल 3 लाख है, चाहे एमईएल 5 लाख है, वॉट एवर मे बी द एमईएल का बेनिफिट अगर हमने नॉर्मल इनकम से ले नहीं पाया ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ नॉर्मल इनकम, वो अनएग्जॉस्टेड पोर्शन ऑफ एमईएल हम एडजस्ट कर पाएंगे क्या स्पेशल इनकम में से? यस, आंसर है यस, एडजस्ट कर पाओगे, बट केवल 2 ही स्पेशल इनकम से एडजस्ट कर पाओगे।
लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैटेगरी का जो स्पेशल इनकम है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सारा ही स्पेशल इनकम होता है, और नहीं तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैटेगरी का जो स्पेशल इनकम है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में केवल 111A में जो कैपिटल गेन कवर्ड होता है वो स्पेशल नेचर का इनकम होता है। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सारा ही स्पेशल है, उनके साथ आप एडजस्ट कर पाओगे अनएग्जॉस्टेड पोर्शन ऑफ एमईएल को, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो 111A में कवर्ड है उनके साथ भी आप एडजस्ट कर पाओगे एमईएल का अनएग्जॉस्टेड पोर्शन को। बात क्लियर है? दूसरा कोई भी स्पेशल इनकम के साथ आप एडजस्ट नहीं कर पाओगे, केवल ये दोनों स्पेशल इनकम के साथ एडजस्ट हो सकते हैं। कौन सा दो स्पेशल इनकम? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का स्पेशल इनकम के साथ, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वो अगर 111A में कवर्ड है तो ऐसा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के साथ अनएग्जॉस्टेड ईमेल को एडजस्ट कर पाएंगे, और कोई भी स्पेशल इनकम के साथ अनएग्जॉस्टेड ईमेल एडजस्ट नहीं हो पाएगा। जैसे मान लीजिए अगर ये सारे 8 पूरा कैजुअल इनकम जो अदर सोर्सेस में कवर्ड होता है, लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग वगैरह का इनकम है, मान लीजिए अगर ये सारे 8 पूरा लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग वगैरह का इनकम है, तो जो अनएग्जॉस्टेड पोर्शन ऑफ एमईएल है वो एमईएल को आप ये सारे 8 से एडजस्ट नहीं कर पाओगे। बट मान लीजिए ये सारे 8 में से, ये सारे 8 को दो कैटेगरी में डिवाइड करें। मान लो ये सारे 8 में जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैटेगरी का इनकम है वो मान लीजिए 4.5, और बाकी कैजुअल मतलब लॉटरी वगैरह का इनकम है, और लॉटरी वगैरह का इनकम है मान लो 4। तो अब ये 4.5 से अनएग्जॉस्टेड पोर्शन ऑफ एमईएल को एडजस्ट कर पाओगे, और एमईएल का अनएग्जॉस्टेड पोर्शन कितना है? नॉर्मल इनकम तो 0 था, नॉर्मल इनकम अगर 0 है तो एमईएल पूरा ही अनएग्जॉस्टेड है, तो पूरा 2.5 लाख जो अनएग्जॉस्टेड पोर्शन है एमईएल का वो अब एडजस्ट कर पाओगे ये 4.5 के साथ। इनके साथ तो एडजस्ट नहीं कर पाओगे, इनके साथ एडजस्ट कर पाओगे। तो एलटीसीजी के साथ अगर 2.5 लाख एडजस्ट हो जाएगा तो एलटीसीजी का इनकम क्या रह जाएगा? 4.5 से 2.5 को एडजस्ट करोगे तो 2 लाख इनकम रह जाएगा एलटीसीजी का। तो एलटीसीजी का इनकम माना जाएगा 2 लाख, और लॉटरी वगैरह की इनकम तो 4 है, तो टोटल में स्पेशल इनकम आपका खड़ा होगा 6 लाख, और 6 लाख के ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? बट यहां पे और भी एक कंडीशन है, आप अनएग्जॉस्टेड एमईएल को तब एडजस्ट कर पाओगे दो स्पेशल इनकम के साथ जब आपका स्टेटस रेसिडेंशियल, आपका जो टैक्स में स्टेटस है वो आप रेसिडेंट हो। रेसिडेंशियल स्टेटस होता है, रेसिडेंशियल स्टेटस में रेसिडेंट भी हो सकता है, नॉन रेसिडेंट भी हो सकता है। अगर आपका स्टेटस रेसिडेंट है तो आप एडजस्ट कर पाओगे। तो पूरा चीज को एक बार रिवाइज कर रहे हैं, क्या बता रहे हैं? टोटल इनकम को दो पार्ट में डिवाइड करो, पहले स्पेशल इनकम देन नॉर्मल इनकम। टोटल इनकम में से स्पेशल को आइडेंटिफाई करो और बाहर करो। तो टोटल इनकम में से अगर स्पेशल इनकम आइडेंटिफाइड हो गया तो जो बैलेंस पोर्शन रह जाएगा वही नॉर्मल होगा। तो टोटल में से स्पेशल को आइडेंटिफाई करो, उसको बाहर करो, जो बैलेंस रह जाएगा वही, उसी को हम बोलेंगे क्या? नॉर्मल इनकम। पहले नॉर्मल इनकम के ऊपर फिनांस एक्ट का हिसाब से टैक्स रेट इंपोज करो। नॉर्मल इनकम के ऊपर अगर स्लैब रेट एप्लीकेबल है, स्लैब रेट में एमईएल अवेलेबल होता है, तो अब देख लो आपके पास जो नॉर्मल इनकम है वो नॉर्मल इनकम के साथ एमईएल जो एडजस्ट हो रहे हैं वो एमईएल पूरा एग्जॉस्ट हो पा रहे कि नहीं हो पा रहे। अगर आपका ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ नॉर्मल इनकम पूरा एमईएल एडजस्ट नहीं हो पाया, अनएग्जॉस्टेड पोर्शन ऑफ एमईएल को आप एडजस्ट कर पाओगे स्पेशल इनकम के साथ अगर आप रेसिडेंट है तो। इफ यू आर ए रेसिडेंट तो आप एडजस्ट कर पाओगे अनएग्जॉस्टेड पोर्शन ऑफ एमईएल को स्पेशल इनकम के साथ, बट केवल दो ही स्पेशल इनकम के साथ। कौन सा दो स्पेशल इनकम? लॉन्ग टर्म कैटेगरी का अगर स्पेशल इनकम है तो उनके साथ, और नहीं तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैटेगरी का जो स्पेशल इनकम है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैटेगरी का स्पेशल इनकम मतलब वो इनकम जो 111A में कवर्ड है, उनके साथ आप एडजस्ट कर पाओगे। यहां तक बात क्लियर होगी? नेक्स्ट हम आपको पूछ रहे हैं कि आप इनकम टैक्स में जानते हो रेवेन्यू को अर्न करने के लिए जो आपने रिलेटेड एक्सपेंडिचर इनकर्ट करते हो, रिलेटेड एक्सपेंडिचर लेस हो जाता है रेवेन्यू से, फिर नेट इनकम के ऊपर हम लोग टैक्स पे करते हैं। आप सब जानते हो। अब मुझे बताओ स्पेशल इनकम में से भी एक्सपेंडिचर को आप लेस कर पाओगे क्या? स्पेशल इनकम कमाने के लिए आपने एक्सपेंडिचर इनकर्ट किया, तो स्पेशल इनकम कमाने के लिए आपने जो एक्सपेंडिचर इनकर्ट किया है वो स्पेशल इनकम से लेस हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? ये क्वेश्चन है। आंसर है अगर स्पेशल इनकम कमाने के लिए आपने एक्सपेंडिचर इनकर्ट किया है, एक्सपेंडिचर लेस हो सकता है, बट एक्सपेंडिचर तब लेस होगा जब आपका जो स्पेशल इनकम है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैटेगरी का है, और नहीं तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैटेगरी का स्पेशल इनकम है जो 111A में कवर्ड है। तो अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैटेगरी का स्पेशल इनकम है, नहीं तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैटेगरी का स्पेशल इनकम है जो 111A में कवर्ड है, इन दो इनकम से आप एक्सपेंडिचर को लेस कर पाओगे। बट जो अदर सोर्सेस में जो स्पेशल इनकम कवर्ड है, अदर सोर्सेस में स्पेशल इनकम कवर्ड है मतलब
मतलब 115 बीबी जो लॉटरी वगैरह का कैजुअल इनकम है, 115 बीबीडी जो फॉरेन कंपनी से मिलने वाला डिविडेंड है, 115 बीबीडी ए जो डोमेस्टिक कंपनी से मिलने वाला डिविडेंड है, 115 बीबीई जो ब्लैक मनी इनकम है। इन सब इनकम से आप एक्सपेंडिचर को लेस नहीं कर पाओगे। तो एक्सपेंडिचर केवल लेस हो पाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैटेगरी का स्पेशल इनकम है से, और नहीं तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैटेगरी का स्पेशल इनकम जो 111A में कवर्ड है उनसे। दूसरा कोई स्पेशल इनकम से आप एक्सपेंडिचर को लेस नहीं कर पाओगे। यहां तक बात क्लियर है। नेक्स्ट, अगर सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड का बेनिफिट लेना चाहते हो तो सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड का बेनिफिट आप ले पाओगे क्या स्पेशल इनकम में से? स्पेशल इनकम में से आप सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड का बेनिफिट ले पाओगे, बट केवल दो ही कैटेगरी का स्पेशल इनकम में से। कौन सा दो कैटेगरी का स्पेशल इनकम? अगर वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैटेगरी का स्पेशल इनकम है, नहीं तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैटेगरी का स्पेशल इनकम है। तो अकॉर्डिंग टू सेट ऑफ चैप्टर आप सेट ऑफ को एडजस्ट कर सेट ऑफ ले पाओगे ये दो स्पेशल इनकम में से, बट बाकी कोई भी स्पेशल इनकम में से आप सेट ऑफ का बेनिफिट उठा नहीं पाओगे। बात क्लियर हो गया यहां तक? तो हमने यहां पे डिस्कशन क्या कर रहे थे, एक बार चलो इसको एक्यूमुलेट करते हैं। बता रहे थे ग्रॉस टोटल इनकम में से आपने जो चैप्टर 6 का डिडक्शन अवेल करते हो, चैप्टर 6 का डिडक्शन आप केवल अवेल कर पाओगे नॉर्मल इनकम में से। तो जीटीआई में अगर नॉर्मल स्पेशल दोनों ही है, आप केवल नॉर्मल इनकम से ही चैप्टर 6 का डिडक्शन ले पाओगे। तो चैप्टर 6 का डिडक्शन नॉर्मल इनकम का अगेंस्ट में अवेलेबल है, स्पेशल इनकम का अगेंस्ट में अवेलेबल नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जो टोटल इनकम निकल के आ जाएगा जीटीआई से चैप्टर 6 का डिडक्शन लेने के बाद, जो टोटल इनकम निकल के आएगा वो टोटल इनकम को दो कैटेगरी में डिवाइड करोगे। पहला कैटेगरी होगा स्पेशल इनकम, दूसरा कैटेगरी होगा नॉर्मल इनकम। तो टोटल इनकम में से स्पेशल इनकम को अलग करो, करने के बाद जो बैलेंस रह जाएगा वो होगा नॉर्मल इनकम। सबसे पहले नॉर्मल इनकम के ऊपर टैक्स रेट इंपोज करो। अगर आप नॉर्मल इनकम के ऊपर टैक्स रेट इंपोज करोगे, नॉर्मल इनकम के ऊपर टैक्स रेट बताता है फिनांस एक्ट, तो फिनांस एक्ट का रेट फ्लैट भी हो सकता है, स्लैब भी हो सकता है। अगर स्लैब रेट है तो एमईएल भी अवेलेबल होता है। एमईएल का मतलब होता है मैक्सिमम अमाउंट व्हिच इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स। जैसे एमईएल 2.5 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। तो अगर नॉर्मल इनकम के ऊपर स्लैब रेट एप्लीकेबल है, नॉर्मल इनकम के ऊपर स्लैब रेट तब एप्लीकेबल होता है जब नॉर्मल इनकम कमाते हैं इंडिविजुअल, नहीं तो एचएफ, नहीं तो एओपी बीवाई, नहीं तो आर्टिफिशियल ज्योमेट्रिकल पर्सन। तो ये सब लोग अगर नॉर्मल इनकम कमा रहे हो तो उनके ऊपर स्लैब रेट एप्लीकेबल होता है। स्लैब रेट अगर एप्लीकेबल है तो एमईएल भी होता है। तो अगर आपने एमईएल को आप एडजस्ट करोगे नॉर्मल इनकम के साथ और बाकी नॉर्मल इनकम के ऊपर टैक्स पे करोगे। जैसे 2.5 लाख तक नॉर्मल इनकम के ऊपर टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा, तो 2.5 लाख एडजस्ट हो जाएगा नॉर्मल इनकम में से। अगर ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ नॉर्मल इनकम आपने एमईएल का पूरा बेनिफिट एंजॉय नहीं कर पाया, तो जो अनएग्जॉस्टेड एमईएल रह गया है वो अनएग्जॉस्टेड एमईएल आप स्पेशल इनकम में से एडजस्ट कर पाओगे, बट केवल दो ही कैटेगरी का स्पेशल इनकम में से, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैटेगरी का स्पेशल इनकम, नहीं तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैटेगरी का स्पेशल इनकम जो 111A में कवर्ड है उनके साथ एडजस्ट कर पाओगे अगर आपका रेसिडेंशियल स्टेटस रेसिडेंट है तो। क्लियर है? नेक्स्ट, उसके बाद बता रहे थे कि जो स्पेशल इनकम होता है, स्पेशल इनकम में से आप एक्सपेंडिचर को लेस नहीं कर पाओगे। सारा स्पेशल इनकम में से आप एक्सपेंडिचर लेस नहीं कर पाओगे। आप केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैटेगरी का जो स्पेशल इनकम है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैटेगरी का जो स्पेशल इनकम है जो 111A में कवर्ड है, यही दो स्पेशल इनकम में से आप एक्सपेंडिचर को लेस कर पाओगे। तो आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का स्पेशल इनकम कमा रहे, नहीं तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैटेगरी का स्पेशल इनकम कमा रहे, एक्सपेंडिचर लेस हो पाएगा। बट दूसरा कोई भी स्पेशल इनकम कमा रहे तो एक्सपेंडिचर लेस नहीं हो पाएगा। ये बात यहां तक क्लियर है? उसके बाद बता रहे थे कि सेट ऑफ का बेनिफिट अगर आपने लेना चाहते हो तो स्पेशल इनकम से ले पाओगे क्या? हाँ, सेट ऑफ का बेनिफिट आप स्पेशल इनकम से ले पाओगे, केवल दो ही कैटेगरी का स्पेशल इनकम। मतलब स्पेशल इनकम का कैटेगरी अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नेचर का है, नहीं तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नेचर का है जो 111A में कवर्ड है, तो आप सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड का बेनिफिट ले पाओगे। और बाकी कोई भी स्पेशल इनकम से आप इनकम में से आप एडजस्ट नहीं कर पाओगे, बाकी कोई भी स्पेशल इनकम में से आप एडजस्ट नहीं कर पाओगे सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड का बेनिफिट को। यहां तक बात क्लियर होगी? इनको हटा रहे। देखो, टैक्स कैलकुलेट करने के लिए टैक्स कैसे कैलकुलेट करोगे, टैक्स का कंप्यूटेशन कैसे करोगे, टैक्स लायबिलिटी का कंप्यूटेशन फॉर्मेट क्या होगा? कंप्यूटेशन ऑफ
टैक्स लायबिलिटी। तो अब टैक्स लायबिलिटी का कंप्यूटेशन कर रहे हो। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ एसएससी का नाम लिखोगे, कोई भी एसएससी हो सकता है। फॉर द प्रीवियस ईयर आपका एग्जाम का जो प्रीवियस ईयर है 1920, relating to the assessment year 2021, अमाउंट को रिप्रेजेंट करेंगे रुपीस से। पर्टिकुलर्स सबसे पहले टैक्स ऑन स्पेशल इनकम एज प्रेस्क्राइब्ड बाय इनकम टैक्स एक्ट टैक्स ऑन नॉर्मल इनकम मतलब बैलेंस इनकम, और बैलेंस इनकम का मतलब क्या होता है? बैलेंस इनकम का मतलब होता है टोटल इनकम माइनस स्पेशल इनकम, जिनको नॉर्मल इनकम भी बोला जाता है। टैक्स ऑन बैलेंस इनकम एट फ्लैट भी हो सकता है, स्लैब भी हो सकता है, डिपेंड कर रहे हैं। स्लैब रेट भी हो सकता है, फ्लैट रेट भी हो सकता है, डिपेंड कर रहे हैं कि कौन इनकम को कमा रहे हैं। पर ये रेट को प्रेस्क्राइब कौन कर रहे हैं? स्लैब रेट और फ्लैट रेट प्रेस्क्राइब्ड बाय फिनांस एक्ट। क्लियर? फिर ये जो टैक्स निकल के आता है इनको बोलते हैं बेसिक टैक्स। ये आपका हो गया बेसिक टैक्स। बेसिक टैक्स से आप लेस करोगे रिबेट को। रिबेट अंडर सेक्शन 87A रिबेट के बारे में बता रहे हैं। रिबेट का बेनिफिट केवल मिलेगा रेसिडेंट इंडिविजुअल को, और किसी को नहीं मिलेगा। अगर रेसिडेंट इंडिविजुअल का टोटल इनकम 5 लाख तक है तो रिबेट मिल सकता है। रिबेट का अमाउंट क्या होगा? रिबेट का अमाउंट होगा 12,500 और टैक्स ऑन टोटल इनकम व्हिच एवर इज लोअर। रिबेट का अमाउंट बता रहे हैं 12,500 और टैक्स ऑन टोटल इनकम व्हिच एवर इज लोअर। तो टैक्स ऑन टोटल इनकम मतलब बेसिक टैक्स। बेसिक टैक्स और 12,500 व्हिच एवर इज लोअर, उनका रिबेट मिलेगा अगर टोटल इनकम 5 लाख तक है तो केवल मिलेगा रेसिडेंट इंडिविजुअल को। तो 87A का रिबेट मिलता है रेसिडेंट इंडिविजुअल को अगर रेसिडेंट इंडिविजुअल का टोटल इनकम 5 लाख तक है तो, और रिबेट का अमाउंट क्या होगा? 12,500 और बेसिक टैक्स व्हिच एवर इज लोअर। बस समझ में रहे? बट रिबेट का अमाउंट आप लेस, रिबेट का बेनिफिट और अमाउंट आप लेस नहीं कर पाओगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में से। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर 112A का है, 112A का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में से आप रिबेट का अमाउंट लेस नहीं कर पाओगे। तो रिबेट का बेनिफिट यू कैन नॉट अवेल फ्रॉम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो कवर्ड है 112A में। तो 112A वाला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से आप रिबेट को लेस नहीं कर पाओगे। यहां तक बात क्लियर है? तो आपने रिबेट को लेस किया, रिबेट को आपने लेस कर दिया। फिर हम क्या करेंगे? रिबेट लेस होने के बाद हम क्या करेंगे? रिबेट लेस होने के बाद हम सरचार्ज को ऐड करेंगे इफ एप्लीकेबल। रिबेट अंडर सेक्शन 87A में भी हम लिखेंगे इफ एप्लीकेबल। जरूरी तो नहीं है हमेशा एप्लीकेबल होगा, इफ एप्लीकेबल। फिर ऐड करेंगे सरचार्ज। सरचार्ज हम सीखेंगे सरचार्ज एट एप्लीकेबल रेट।
अगर एप्लीकेबल है तो एप्लीकेबल रेट पे सार चार्ज को हम ऐड करेंगे, और सार चार्ज ऐड होने के बाद अगर मार्जिनल रिलीफ का प्रोविजन एप्लीकेबल हो रहे तो हम लेस करेंगे मार्जिनल रिलीफ को। मार्जिनल रिलीफ इफ एप्लीकेबल। यहां तक बात क्लियर होगी? तो मार्जिनल रिलीफ को हम लेस करेंगे। देखिए क्या कर रहे हैं, रिवेट को लेस किया, सरचार्ज को ऐड किया, मार्जिनल रिलीफ को लेस किया। अच्छा, मार्जिनल रिलीफ लेस हो जाने के बाद हम जो करेंगे वो क्या है, मार्जिनल रिलीफ लेस हो जाने के बाद हम एडुकेशन एंड हेल्थ सेक्टर को ऐड करेंगे। यहां पे एक फिगर निकाल दे रहे, टैक्स प्लस सरचार्ज, टैक्स प्लस सरचार्ज। क्लियर? नेक्स्ट, टैक्स प्लस सरचार्ज के साथ हम ऐड करेंगे, इसको हटा रहे, ये मैंडेटरी है। एडुकेशन एंड हेल्थ सेस एट द रेट 4%, ये ऐड करेंगे। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, ये ऐड हो जाने के बाद अच्छा, ये 4% किसके ऊपर करेंगे, ऑन टैक्स प्लस सरचार्ज। क्लियर हो गया? तो हमने टैक्स प्लस सरचार्ज के साथ एडुकेशन एंड हेल्थ सेस को ऐड किया। जो फिगर आया उसको हम लिखेंगे टैक्स प्लस सरचार्ज प्लस सेस। क्लियर? यही होगी आपका ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी। नाउ ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी से क्या करेंगे, ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी से हम लेस करेंगे, इसको आप ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी भी लिख सकते हो, ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी। लेस करेंगे क्या, हम लेस करेंगे रिबेट और रिलीफ अंडर सेक्शन 89, 90, 90, 91 इफ एप्लीकेबल। लेस करेंगे। अगर इंटरेस्ट वगैरह रहेगा तो वो भी ऐड करेंगे। इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A, 234B, 234C ऐड करेंगे। क्लियर? फिर जो आएगा वही होगा टैक्स लायबिलिटी, नेट टैक्स लायबिलिटी। नेट टैक्स लायबिलिटी के साथ उनसे हम लेस कर देंगे अमाउंट पेड बाय वे ऑफ सेल्फ असेसमेंट टैक्स, TDS, TCS, ये सबको लेस करेंगे। करने के बाद जो रह जाएगा उनको हम बोलेंगे टैक्स पेएबल ऑब्लिक टैक्स रिफंडेबल। मतलब ये फिगर अगर पॉजिटिव है तो टैक्स पे करना पड़ेगा, अगर नेगेटिव है तो गवर्नमेंट से मुझे टैक्स का रिफंड मिलेगा, क्योंकि हमने ज़्यादा पैसा सबमिट कर दिया है TDS, TCS और सेल्फ असेसमेंट के रूप में गवर्नमेंट के पास। तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे इसका रिफंड मिलेगा। ये बात क्लियर है यहाँ तक?
नेक्स्ट